हम लोग लाइव हो चुके हैं, एक बार चेक कर लीजिए। जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी एक बार मैं चेक कर लूं कि हम लोग लाइव हुए हैं कि नहीं। ग्रुप में दिख रहा है क्या कहीं? अब आया मैडम। ओके, सभी लोगों को प्रणाम, अभिवादन। उम्मीद करता नहीं हमार आवाज आवता क्लियरली। साफ आवाज आवाज ठीक आवता। केहू के कुकुर बड़ा भूकता। साफ कुकुर का आवाज साफ आवत बा। जी 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 हमने से ज्यादा। हमार आवाज आवता, केहू देख लेवे फोन पर। धर्मेंद्र वो देखी। मैडम स्क्रीन पे लाइव दिखाओ था लेकिन कोई कमेंट नहीं किया हुआ था। एक बार वो कमेंट जी। करवा लीजिए सर। केहू कमेंट कर देवे एक बार कि हमारा आवाज आवता ठीक से कि ना। कोई कभी कमेंट नहीं किया। कमेंट शुरू हो गए लाइव दिखाई देता। रंजना जी लाइव दिखाई देता। कमेंट आवल शुरू हो गइल बा। अच्छा हाँ तो शुरू कर जाओ। ठीक कमेंट दिखाई देत बा। ठीक है। और तो सभी लोग के प्रणाम। आज हम रउआ सबके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण और समाज ला बहुत जरूरी विषय पर बात करे खातिर मुखातिब होइल बानी। आज इतना वर्षों की आजादी के बावजूद देश में महिलाओं के प्रति हिंसा, शोषण एवं उनकर उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं देश और समाज खातिर चिंता के विषय बनल बा। महिला के समाज में चिंताजनक स्थिति और इनके परिणाम स्वरूप महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कैसे कम कइल जाए, ये प्रश्न अभी भी बनल बा। निर्भया कांड हो या हाथरस की घटना हो, हमारी पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। आखिर हम किस दिशा में प्रगतिशील हो रहे हैं? क्या वाकई इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में न्याय के लिए मीडिया और ऊपर के साहब तक पहुंचना जरूरी है? दोस्तों, कुछ लोगों के तो मीडिया और सोशल मीडिया में चीखने चिल्लावे से न्याय भी मिल जाता, लेकिन ज्यादातर केस में वह भी नसीब नहीं खे होत और अपराधी सीना तान के धरले घूमत आ रहा। इन्हीं सब सवाल पर चर्चा करे खातिर आज हमनी के साथ कुछ खास मेहमान जुड़ल बारे। हम आमंत्रित करे के चाहब गुजरात के डीजीपी श्री विनोद मल सर के, जे हमर पुलिस से संबंधित प्रश्न पर जानकारी दी हैं। हमरा साथ जुड़ल बारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर श्री पंकज कुमार जी, जे कानूनी संबंधी प्रश्न पर जानकारी दी हैं। और सामाजिक पक्ष रखे खातिर हमनी के साथ जुड़ल बारे प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री धर्मेंद्र जी। रउआ सबकी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बा। ऐसे पहले कि हम परिचर्चा के शुरुआत करी, एगो बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट बा। आज हम महिला समिति की ओर से पहला पिंक अवार्ड के घोषणा करब और श्री विनोद मल सर और पंकज सर के हाथों ये अवार्ड के घोषणा हुई। तो रउआ सब हमरा साथ अंत तक बनल रही और हमनी सबके साथ जुड़ल रही, यह गुहार बा।
सब लोगन की बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रवा सभी इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर हम सबके साथ जोड़ ली और हम अपन परिचर्चा की शुरुआत करब विनोद सर से। सर, जब भी कोई ऐसा हिंसा होती है या किसी के साथ बलात्कार की घटना होती है तो हिंसा से पीड़ित को प्रारंभ में पुलिस को कैसे अप्रोच किया करना चाहिए? सर, हमारा आवाज आई? हाँ, प्रश्न रउरा का प्रश्न सुनाइल कि कोनो महिला उत्पीड़न का कोनो घटना होखे तो पुलिस के कैसे अप्रोच करे के चाही, ई रउरा का प्रश्न बा। अब बहुत एक दुख का बात बा कि आजादी की 73 साल के बाद भी हाथरस जैसन घटना बन जाले, निर्भया का घटना बनल रहल, ओकरी बाद बीच बीच में घटना बनते रहेला। और हाथरस का जौन घटना बनल वो पूरा देश के एक तरीके से झकझोर दिहले बा। और हम सबके एक सभ्य समाज के रूप में एक शर्म आवे के चाही कि ऐसन घटना समाज में बनेला। और खास करके जौन समाज का कमजोर वर्ग बाने सा, वैसे तो महिला वैसे भी समाज में जवन बराबरी का हक मिले के चाही, जौन संविधान में अपनी लिखल बा, उमें भेदभाव होत रहेला। पर समाज का जौन कमजोर वर्ग बाने सा, वो वर्ग में महिला का नीचे में नीचे स्थान बा। समाज का भाग एक तरीके कमजोर समाज का भाग हो भइले के कारण और महिला बहन दोनों तरीके से जवन भेदभाव होला वो बहुत दुख का बात बा। हमें प्रश्न जौन बा कि कौनो घटना बने तो कौनो घटना होके तो केवी रीते पुलिस तक पहुंचल जाई। अब पुलिस का जहां तक सिस्टम बा तो आप सब जानी ला कि एगो पुलिस स्टेशन होला। और एक पुलिस स्टेशन में जैसे पहले ऐसा होता कि कोनो घटना बने, कोनो अपराध होके तो पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखावे के पड़त रहल। धीरे धीरे महिला लोगों का जब प्रश्न बढ़े लगल और संवेदनशीलता भी समाज में बढ़े लगल, सरकार में बढ़े लगल, तो महिला लोगन का जवन कंप्लेंट बा, फरियाद बा, तकलीफ बा, आसानी से पहुंच सके ओकरे खातिर भारतवर्ष तमाम राज्य में और तमाम जिला में महिला पुलिस स्टेशन बनावा में आवेल। वहाँ खास करके महिला अधिकारियों को पोस्टिंग भइल, जैसे कि कोई महिला वहाँ जा तो बिना संकोच के, बिना कोनो तकलीफ के अपन जौन तकलीफ बा वहाँ बता सके और FIR लिखवा सके। दूसरे एगो बा कि 100 नंबर का जन पुलिस कंट्रोल रूम का सिस्टम बा, ई भी बहुत एक महत्वपूर्ण सिस्टम बा। काहे खातिर महिला पुलिस स्टेशन में जाए खातिर महिला के घर से निकले के पड़ी, जगह पर बा वहां से जाए के पड़ी, साधन मिली नहीं मिली, गाड़ी मिली नहीं मिली, रिक्शा मिली नहीं मिली, वो सब समस्या रहेला। तो 100 नंबर का जो सिस्टम बा पुलिस कंट्रोल रूम का सिस्टम, वो एगो सिस्टम बा जहाँ फोन कैले से खास करके शहरन में बड़ा शहर में पुलिस आ जाले 5 मिनट में, 3 मिनट में। दिल्ली जैसा शहर में 1 मिनट के अंदर भी शायद आ जाए, अहमदाबाद, मुंबई जैसा शहर में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में पुलिस वहां आ जाले। और फिर सुनने के बाद में लागे की जरूरत बा तो महिला पुलिस स्टेशन अथवा तो स्थानीय जो पुलिस स्टेशन बा वहां ले जाके FIR लिखावल जा सकेला। गुजरात जैसन राज्य में, गुजरात में एक महिला हेल्पलाइन 6181 अभयम नाम हेल्पलाइन का बाटे, और 181 ऊपर फोन कैले से राज्य की अधिकांश जिला में ई सुविधा बा
पुलिस का गाड़ियों, और ये गाड़ी में साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी होने, और ये लोग जाके जहाँ भी जौने जिला में रूरल एरिया में ई घटना होके तो तुरंत वहाँ पहुँच जाले और उनका कंप्लेंट ये लोग कंप्लेंट अटेंड करेले। तो ये सब इंस्टीट्यूशन बनल बा महिला लोगन की कंप्लेंट हैंडल करे खातिर। और एकरी अलावा महिला सुरक्षा समिति राज्य कक्षा ऊपर तथा जिला के स्तर ऊपर भी महिला सुरक्षा समिति, तहसील के ऊपर भी, अब हमके गुजरात का पता बा, दूसरा राज्य में भी ऐसने हुई, काहे से ये सब सिस्टम पूरा देश में एक साथ अमल कइल गइल बा। तो तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर भी महिला सुरक्षा समिति बनल बाड़ी स, और ये समिति में समाज का अलग अलग भाग थी। एमे एक समिति में जिला कक्षा ना अधिकारी लोग होले, कलेक्टर, एसपी, ये लोग भी होला। फिर जे महिला विभाग का अधिकारी जिला में होले, समाज सुरक्षा विभाग का अधिकारी होले, ये लोग होला। साथ ही साथ एमे अलग अलग समाज का महिला प्रतिनिधियों, एनजीओ तरफ थी कि कोई कानून का ज्ञान वाला कोई व्यक्ति महिला होए, जे अनुभव वाला होए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लोग भी ये समिति होला। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस बनावेल छे। और ये सब महिला लोगन का जो कंप्लेंट बा, एक के लीगल प्रोसेसिंग सुचारू रूप से हो सके, एकरी खातिर ई सब बनल बा। जी रंजना जी। जी जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात कहले। ये व्यवस्था सब शहर में बा, बैंगलोर में भी बा। हम बैंगलोर में रहेली, 100 नंबर पे रहुआ जब भी फोन करी तो तुरंत एक्शन होखेला। बट कोनो फास्ट ट्रैक सिस्टम नहीं खे। कभी कभी जब जरूरत पड़ेला तो वहां पर से कोई रिस्पांस ना आवेला, या बहुत देर तक रहुआ ट्राई करते रही तब जाके पुलिस रिस्पांस आवेला। ये हम बड़ शहर के बात करते हैं। तो ऐसन कोई इमरजेंसी नंबर तो दिहल जाला बहुत सारा, इनमें कोई शक नहीं खे। रउआ पुलिस स्टेशन जाई या कहीं भी जाई तो एंडलेस इमरजेंसी नंबर रहेला, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब रउआ के इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट ना होखेला। बहुत रेयर केस में होखेला ई चीज। समस्या में जब समस्या कर बात कर बड़ी दू गो भाग बा। एक बाटे की पुलिस का पहुंचले का जहां तक सवाल बा, तब बड़हन शहरन में जहां तक हमके पता बा कि पुलिस पहुंच तो जाले, समस्या कहाँ आवेले कि महिला जवन अपनी समस्या पुलिस की सामने रखेले, ओकर प्रोसेसिंग एकरी ऊपर कौन कार्यवाही होला, वो एक महत्वपूर्ण चीज बा। कई बार ई देखल जाला कि जवन संवेदनशीलता होखे के चाही, वो संवेदनशीलता का अभाव होला। ई बात समझले के जरूरत बा कि कौनो महिला पुलिस के तब्बे फोन करेले जब बहुत हालत खराब हो जाला, सहन शक्ति की बाहर निकल जाला। सामान्य रूप से सामान्य परिवार से सामान्य महिला जहां तक संभव होखे पुलिस में फोन ना करी। पुलिस स्टेशन गईले का बात तो दूर बा, जब बहुत ज्यादा हद से एक शारीरिक हिंसा बिल्कुल सामने एकदम दिखाए तब्बे देखाले तब्बे वो पुलिस के फोन करेला। और पुलिस स्टेशन संभव भी हर समय गईल संभव भी नहीं होला। तो जब मुश्किल हमके जहां तक अनुभव कि जब मुश्किल महिला लोगन के होला कि ये लोगन का जवन प्रश्न होला, ये लोगन का तकलीफ होला, ओकर प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होला। पुलिस वहां जाले, कई बार तो ऐसा लगे अच्छा पुलिस ऑफिसर लोग होला, महिला पुलिस ऑफिसर होला, संवेदनशीलता से प्रश्न के सुनेला, जवन कंप्लेंट जब लिखे के रहेला, एफआईआर लिखे के रहेला लिखाला। लेकिन कितनी बार ई भी होला कि संवेदनशीलता का अभाव होला तो उल्टा सीधा सवाल पूछल जाला। अब वो सवाल जवाब कैले में कोनो पर महिला के बहुत कंफर्टेबल, खास करके कोई पुरुष पुलिस ऑफिसर होखे तो बहुत मुश्किल होला। तो ये सब प्रश्न रहला। और फिर कई बार ये भी होला कि
उल्टा महिला के ऊपर प्रश्न की, भाई तू कहाँ रात में 10 बजे तू कहाँ, यहाँ तोहरे के लिए कौन जरूरत रहल, तो कौन काम करत रहलू, यहाँ काहे खातिर आयल रहलू, ये सब सवाल, उल्टा सीधा सवाल पूछल जाला। तो न्याय मिलने की बजाय अन्याय का परिस्थिति खड़ी हो जाले। तो ये सब प्रश्न और खास करके एफआईआर रजिस्टर कैले में भी बड़ा शहर में भी अनुभव हुआ हमन का, और हमन का लगातार कोशिश सीनियर लीडरशिप का, पुलिस लीडरशिप का ये रहला कि अधिक से अधिक एफआईआर रजिस्टर कैल जाए। हम आपके बताएं कि थोड़ा दिन पहले भारत सरकार की तरफ थी भारत सरकार की तरफ से सुझाव मंगावा में आवेल रहल कि महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़त बा। तो हमार सुझाव और हमार जन कमेटी रहल ओकर सुझाव ये रहल कि हमन के बहुत चिंता अपराध का संख्या बढ़ले का नाई करे के चाहिए। कहे से जब हम संख्या के सीमित कैले का हमन का कोशिश, कंट्रोल कैले के कोशिश करीला पुलिस में, तो ये कर फाइनल रिजल्ट ये होला कि जब महिला पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखावे जाला लोग, तो वहाँ लोकल जौन पुलिस होला ओके डिस्करेज करेला कि भाई मत लिखाव, समझौता कर ला। और ये भी होला कि कई बार जौन सोशल स्टीरियोटाइप एक होला कि भाई परिवार का प्रश्न बाटे, परिवार के अंदर हल होके चाहिए। कई बेर एफआईआर लिखे लायक होके, एफआईआर फाड़े लायक होके तो पर एफआईआर ना लिखाला और सामने से ये कहल जाला कि भाई तोके परिवार में रहे के बाद परिवार खराब हो जाए, परिवार टूट जाए, बच्चा बड़ा सा, तो तू समझौता कर। तो समझौता का जो प्रश्न होला मार्जिनल केस होके, थोड़ा बहुत गलत फहमी का केस होके, गैर समझ का केस होके, तब ठीक बा। लेकिन जहां क्लियर कट एफआईआर माटे इंग्रेडिएंट्स होके, वहां भी टाल मटोल कैले का भी ऐसन जानकारी कभी कभी, एक मिनट क्षमा करी, कोई बात नहीं, लगा टाइम 15 से लेकिन जहां जी सर। हमारे घर में 10 कुत्ता बारह सौ, हमरा तो एके गो बार उहे इतना हल्ला मचाइत रहे तखनी से, तो हमकरा हटई नहीं है। शांति से बैठल बा, दूसर कुत्ता घुसाइल, तो इन लोगों का सत्ता खातिर संघर्ष होत रहल। तब बात क्षमा चाहत बानी। जी 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 प्लीज। एकरी खातिर कमिटी ई रिकमेंडेशन दियलस कि हमन के संख्या का जेन्युइन कंट्रोल कैले का हमें सामान्य तरीके से लोगन में डर होके, कायदा कानून का डर होके, महिलाओं ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करे के चाहिए, ये सब डर होके। लेकिन जहां एफआईआर लिखले का जरूरत होके, वहां तो एफआईआर होके के चाहिए, और एफआईआर हुई तब्बे लोगन में डर पैदा हुई। तो हमन का कहनी जा कमिटी में कि भाई संख्या का चिंता करे के चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता नहीं करे के चाहिए, जैसे लोगन के डिस्करेज करवा में एफआईआर रजिस्टर के लिए उ ना होके चाहिए। हमन के कोशिश करे के चाहिए कि केस एक वक्त एफआईआर रजिस्टर हो जा तो ओकर डिटेक्शन होके चाहिए, और जे ओकर अक्यूज्ड बा, जे अपराधी बा, एकर अरेस्ट करके ओकर अच्छी तरीके से ओकर इन्वेस्टिगेशन होके चाहिए। ये हमन का फोकस हो चाहिए कि अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होके, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अगर सबूत इकट्ठा करके केस के चार्जशीट ठीक तरीके से कई जा। ये जब हुई और जब दोषी लोग बाटे सजा हुई, तब जब क्राइम का जो सिद्धांत होला कि भाई क्राइम होके तो ओकरी बाद सजा होके, और सजा होखले के कारण जो डिटरेंस होला वो ओकर असर तब समाज में पड़ी। तो ये हमन का कमिटी का रिकमेंडेशन रहल। पर ये बात बाटे कि समस्या तो होले, और कई बार खास करके रूरल एरिया में जवन फोन ऊपर रिस्पांस जितना मड़े चाहिए, जितना मिले के चाहिए, वो रिस्पांस पुलिस तरफ से कबो ना मिलेला। लेकिन एक बात सही बा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग अब बहुत बढ़े लगल बा पुलिस में भी, और खास करके महिला अत्याचार की बारे में थोड़ा समय थी एवी एप्लीकेशंस पर मोबाइल माटे विकसित करवा में आवेल कि कोई जगह से खाली कोई महिला अगर खाली ये एप्लीकेशन का बटन दबा दे फोन में, तो ओकर लोकेशन
वगैरह जौन बा वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाला, पुलिस वो लोकेशन ऊपर जीपीएस से देख करके पहुंच जाई। तो ये सब लगातार एक प्रक्रिया चलत बा। लेकिन एक बात तो सही बा कि जौन एक जेंडर सेंसिटिविटी जनरली सरकार में समाज में होके के चाही, पुलिस में होके के चाही, कभी कभी अभाव देखे के मिलेला और ओकरी खातिर लगातार ट्रेनिंग वगैरह का प्रयास करत रहे के चाही। ये हमार माने के। बहुत सही कहनी है सर, कि प्रोसेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट बा, एफआईआर बहुत इम्पोर्टेंट बा। अगर वो सही ढंग से हो जाए तो आगे की प्रक्रिया बहुत ढंग से निकल जाए। सर यह कड़ी में हम दोसर अगला सवाल पंकज जी से करे के चाहब। पंकज जी, रवा खातिर सवाल बा, महिला उत्पीड़न की स्थिति में पीड़ित या पीड़िता के आज बेसिक लीगल एडवाइस का देवे के चाहिए आज के परिवेश में? लौरा से अनुमति चाहम कि पहले महिला यदि ये सिचुएशन ऐसन काहे बा और का कदम पीछे से उठावे के चाहिए जी इस बारे में रवा समय जी कानून जी बिल्कुल। कानून के पहलू तो बाद में आई कि कानूनन पहलू से का सुरक्षा मिली। हम पंकज जी से निवेदन करब, सॉरी कि पंकज जी रुआ हिंदी में बोली। पंकज जी मूलतः झारखंड हजारीबाग से हैं, तो बहुत तनी भोजपुरी बोले में इनका के दिक्कत हुई, काफी ट्रांसलेट करे के पड़ी। तो गंभीर विषय बा, तो पंकज जी रुआ भाषा में ना उलझ के हिंदी में जवाब दे। जी 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 बहुत सही रही, क्योंकि हम चाहता नहीं कि क्वेश्चन सारा जो लीगल और इस सब से है वो प्रॉपर हिंदी में जाए ताकि सबके समझ आवे। प्लीज पंकज। रंजना जी, हमार भोजपुरी तो समझ में आवत रहला ना? गड़बड़ और तब परफेक्ट बा, परफेक्ट परफेक्ट भोजपुरी परफेक्ट है। मैडम, जो कानूनन सुरक्षा के बाद से पहले हम लोग ये बात देखें कि क्या ऐसी परिस्थिति बना सकते हैं कि कानूनन सुरक्षा की जरूरत ही ना पड़े। मूल मुद्दे पे मुझे 2-3 ऐसे केस हैंडल करने के मौका, जैसे एक मुजफ्फरपुर बालिका गृह केस था, उसमें मैं लॉयर था, तो बड़ा नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला कि ये घटनाएं होती क्यों हैं और इन घटनाओं को किस लेवल तक रोका जा सकता है। मैं उसमें डिफेंस लॉयर था, बड़ा चर्चित मामला था मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप केस। तो महिलाओं की सुरक्षा को 2 तरह से देखने की कोशिश करें। एक वो महिलाएं जो समाज में अनप्रोटेक्टेड हैं। अनप्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि जिनकी फैमिली ट्री नहीं है, वो किसी संस्था के साथ हैं या किसी और जगह पे अनप्रोटेक्टेड हैं। तो सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत होगी कि ऐसे महिलाओं को जिनकी फैमिली लिंक नहीं है या बहुत कमज़ोर हैं, इंडिविजुअल हैं, अनाथ हैं, इस श्रेणी की महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। आप इस बात से ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे कि आज के दौर में बहुत सारी महिलाएं डिफरेंट रीजन से, किसी के पिता ने दूसरी शादी कर ली, घर में सौतेली माँ आ गई, वो अनप्रोटेक्टेड हैं, कोई अनाथ है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, यंग गर्ल्स की बातें मैं करूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन, जिसकी मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने डाली है, ले आई है, जे एक्ट है, उस इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन को मजबूत करना। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मजबूत क्यों नहीं है, क्या कारण है? अगर कानून की बात करेंगे तो इस देश में महिला सुरक्षा पे पर्याप्त कानून है और बड़े इंस्ट्रिंजेंट लॉ हैं, बड़े मजबूत लॉ हैं। और वो इंस्ट्रिंजेंट लॉ कैसे हैं? क्योंकि कानून में प्रिजम्पशंस ले आए गए हैं कि अगर एक लड़की ये कह रही है कि हमारे साथ ये हुआ, तो इसे प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये ट्रू कह रही है। सीआरपीसी में, मल साहब कंफर्म करेंगे, सीआरपीसी में लेके बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं जिसमें आप ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते ट्रायल के दौरान। प्रिजम्पशन लाया गया है कि अगर प्रोसिक्यूशन कह रहा है इस महिला के साथ ये पॉक्सो एक्ट में कुछ हुआ है, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस महिला के साथ हुआ है। इससे बियॉन्ड लेजिस्लेचर, इससे बियॉन्ड कानून की आप कल्पना करेंगे तो वो एक दूसरी तरह की विक्टिमाइजेशन हो जाएगा। एज अ लॉयर मैं ये कहूँगा कि कानून की तरफ से आपके पास पर्याप्त कानून है महिला सुरक्षा पे। पॉक्सो एक्ट है आपके पास, जे एक्ट है,
रेप लॉज सारे चेंज हो गए, और तो और स्टॉकिंग एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया। या आप किसी महिला को की पीछा करते हैं तो उसके लिए 354B आ गया। और स्टॉकिंग में एक दो मैटर स्टॉकिंग का कर रहा हूँ, वहां पे कोर्ट कहती है कि भाई एक लड़की ने आपको ना कह दिया तो आप उसके पीछे कैसे जा सकते हैं। तो कानून की अगर बात करेंगे तो पर्याप्त कानून इस देश में है। प्रॉब्लम कहाँ उठ रहा है कि वो कानून तो पर्याप्त है, लेकिन वो लोग, वो अधिकारी जिन्हें इन कानून को इम्प्लीमेंट करना है धरातल पे। अब मैं जेजे एक्ट की बात करूं, जेजे एक्ट में इंस्टीट्यूशनल केयर की पूरी बात है, कैसे कैसे एक लड़की कहीं पे मिलती है उसे कैसे आप सैल्वेज करेंगे, कैसे किसी संस्था में डालेंगे, उसका केयर कैसे करेंगे, गवर्नमेंट फंड्स देती है, सारा कुछ। लेकिन जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि एक विक्टिमाइजेशन से बचाने के लिए जहाँ संस्था में जाती है वहाँ दूसरे लेवल के विक्टिमाइजेशन शुरू हो जाती है। इसके रीजंस क्या है वो समझने की जरूरत है। एक्ट आ गया, सरकार ने एक्ट बना दी, प्रोविजंस बना दी, अब वो प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब मैं आपको स्ट्रक्चरिंग बताऊं, अब जेजे एक्ट के तहत डीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है कि वो जिले में इस तरह की महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करे। अब इसमें धर्मेंद्र जी प्रकाश डालेंगे, और जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी उच्चाधिकारी को, डीएम को, आईएएस और आईपीएस को महिला सुरक्षा कानून की विशेष ट्रेनिंग नहीं दी जाती किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। उन्हें दी जाती है, और मल साहब बताएंगे, उन्हें दी जाती है सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, ये 3 सतही लॉ की जानकारी आपको दी जाती है और आपको बना दिया जाता है जिलाधिकारी। अब आप जब जिला में होते हैं और इतने सारे महकमों के हेड होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि एज ए जिलाधिकारी कानून, जेजे एक्ट और ऐसे तमाम कानून आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपती। गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि उन्हें उस पूरी सिस्टम का सबसे हेड बना दिया जाता है जिसके बारे में वो कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि ये हमारे जिले के अंदर जो भी महिला सुरक्षा गृह हैं या महिला सुरक्षा केंद्र है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। और तो और जो इसकी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं वो बहुत सारे अधिकारियों को पता नहीं होता है और ये समझते हैं कि जैसे एक रूटीन ड्यूटी है वैसे ये रूटीन सिस्टम चलाना है हमें। तो एज अ लॉयर मैंने क्या महसूस किया कि महिला सुरक्षा कानून हमारे पास पर्याप्त है, बट इसकी संवेदनशीलता, जैसा कि मल साहब ने कहा, इसके बारे में नॉलेज, आपके पास नॉलेज होगी तो आप संवेदनशील होंगे। अगर आपके को पता ही नहीं है, एक इंस्ट्रिंजेंट कानून लेजिस्लेचर लेके आए हैं और मैं इसमें लापरवाही में पकड़ा गया तो मैं भी फंस सकता हूँ। अगर आपको ये नॉलेज ही नहीं है तो संवेदनशीलता लाएंगे कहाँ से। तो महिला सुरक्षा कानून और महिला सुरक्षा के बारे में जो सबसे बड़ी कदम लेने की जरूरत है वो ये लेने की जरूरत है कि तमाम वो अधिकारी जो इस सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं उन्हें न सिर्फ उनके ट्रेनिंग में बट पीरियोडिकली भी उन्हें इस बात की एक छोटी छोटी वर्कशॉप करवा के उन्हें सैनिटाइज किया जाए। देखिए, पनिशमेंट तो आप कोई काम कर गया, किसी महिला के साथ कुछ गलती हो गई, आप पनिश करते हैं तो आप उसको प्रिवेंट नहीं करते हैं। पनिशमेंट का एक दूसरा लेवल है, आप एक सेम्बलेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ लाना चाहते हैं बट उसे जड़ से खत्म नहीं कर रहे हैं आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि ये सारे अधिकारियों को महिला सुरक्षा कानून के प्रति अति संवेदनशील बनाना होगा। अगर आप इन्हें अति संवेदनशील नहीं बनाएंगे, जैसे न्यायालय में आप देखेंगे कि इन सभी चीजों में महिला कोर्ट है, महिला न्यायपालिका बैठती है, क्योंकि इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो महिलाओं के मामले में संवेदनशील होंगे और वो उसका निर्णय संवेदनशीलता से करेंगे। लेकिन अगर यही संवेदनशीलता अधिकारियों के लेवल पे उतर आए तो आपको नहीं लगता कि ये महिला उत्पीड़न का बहुत सारी जो घटनाएं हैं जिसमें इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात आप जो करें वो बहुत कम जाएगी। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू, मैं लीगल प्रोटेक्शन की सबसे बाद में बात करता हूँ। लीगल प्रोटेक्शन या पनिशमेंट किसी भी चीज को और किसी भी मुद्दे को उसके जड़ में जाके कभी भी इम्प्रूव नहीं करती है। आप चाहे प्रोविजंस कितना भी स्ट्रिंजेंट कर लें, रेप के लिए आप मौत की सजा भी ले आए, बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए आप ऐसा लेके आते हैं, वो उस मलाइस को खत्म नहीं करती, बस आपको एक ये एहसास देती है कि वो इसका बड़ा इंस्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है। बट डेटा उठा के आप देखें तो आप पाएंगे कि इन प्रोविजनों से, इंस्ट्रिंजेंट पनिशमेंट करने से आंकड़ों पे फर्क नहीं पड़ता। ये जी आपको डेटा बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न ये नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे लोगों को पनिशमेंट दें, प्रश्न ये है कि इन घटनाओं को कम किया जाए। पनिशमेंट के आंकड़ों को बढ़ाने के बजाय इन घटनाओं के आंकड़ों को घटाने का प्रयास किया जाए, ये एक बेहतर प्रयास होगा। अब मैं घरेलू हिंसा की बात करें तो अगर वैवाहिक जिंदगी के बाद घरेलू हिंसा की बात करें, जो कि जनरली होता है, आप देखते होंगे इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और ये सारे एक्ट आए हैं। अब एक बड़ी गहरी प्रश्न है जिस पर धर्मेंद्र जी अच्छा मार्गदर्शन करेंगे कि आखिर ये क्या होता है कि दो इंडिविजुअल, दो फैमिली के बड़े अच्छे आज्ञाकारी सुशील बच्चे जब एक मैट्रिमोनियल टाई में आते अचानक से डायबॉलिक, शैतानिक और जो आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, गलत सही जो भी यूज कर सकते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है कि जब आप एक मैट्रिमोनियल रिलेशन में आते हैं और आप ऐसे उलझ जाते हैं कि वो आपको वायलेंस के लिए कहता है कि आप वायलेंट हो, वो उधर से वो कहता है कि वो वायलेंट है, और ये मसला चला जाता है। तो सोचने वाली बात ये है कि एक सही ठीक ठाक व्यक्ति, पढ़ा लिखा, एक मैट्रिमोनियल रिलेशन में जाता है और उसमें से 100 अच्छे लोग मैट्रिमोनियल में जाते हैं और 60 लोग एक वायलेंट स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम में एक कपल को बड़ी साइकोलॉजिकली और सोशल मेंटोरिंग की जरूरत है एक मैट्रिमोनियल लाइफ को लीड करने के लिए, क्योंकि आप सीधे आपके जीवन का एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। एक आज़ाद व्यक्ति, इंडिपेंडेंट व्यक्ति एक बंधन में जाता है, और हम दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास कानूनन ये भी लिबर्टी नहीं होती है कि भाई डिसएग्रीमेंट हुआ और हम बाहर जाएं। अगर मैं इसको वेस्टर्न कंट्रीज के लॉ से करना चाहूँगा, वायलेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपके कानून में इन तो है, एग्जिट बहुत टफ है। 7 फेरे शादी के हैं और 77 फेरे शादी से निकलने के हैं। तो जब 77 फेरे आपको शादी से निकलने के हों और आप बाहर नहीं जाएंगे तो आपका डिशम होगा, जरूर होगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज में कम होता है। बिकॉज ठीक है, 3-4-5 महीने तक डिसएग्रीमेंट चला, दे सिट डाउन और एनी ऑफ देम, कोई भी एक चाहे वो बाहर निकल सकता है। तो ये वायलेंस की जो इंसिडेंट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी में एग्जिट का रास्ता बहुत टफ है। अगर एज ए लॉयर मैं आपको बोलूँ, मेल का एग्जिट का रास्ता तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कहते हैं कि 20 साल तुमने बर्दाश्त कर लिया, 10 साल और कर लो, इसमें तो जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। 30 साल का आदमी अपनी डिवोर्स की मैट्रिमोनियल लिटिगेशन शुरू करता है, अगर वो म्यूचुअल नहीं हुआ तो 50 साल में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है लड़ते लड़ते। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि अब तो 20 साल झेल लिया, 10 साल और झेल लो, 10 साल तुम्हारी उम्र बची है। तो सबसे बड़ा पहलू तो एक वो है कि कानूनन रूप से हम अपनी इस संस्था को, जो एक तरह से वैसी रही नहीं, हम कहते हैं सैक्रेमेंट है, मैरिज सैक्रेमेंट हम कहते हैं, इसको टूटना नहीं चाहिए। अब हर दूसरा शादी एक दूसरे से तोड़ने के लिए तैयार है, और हमारी पार्लियामेंट अभी तक कह रही है कि नहीं, इसको बांधे रखो। एक तो उस लेवल पे कानून की जरूरत है जो आपके हिंसा की प्रवृत्ति को आपको रोक देगा। जब आपको एग्जिट मिल जाएगा आप बाहर जा सकते हैं। एक तो वो है समस्या। दूसरी समस्या ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मल साहब ने कहा, हालांकि विमेन सेल में साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं और छिटपुट साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था है। ये जो छिटपुट व्यवस्था है और मैटर जब एग्रीवेट हो जाता है, और तब जब आप थाने में जाते हैं, दिल्ली में जब आप थाने में जाते हैं तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट मिलता है। बट वो साइकोलॉजिस्ट जो मिलता है, वो जो काउंसलर होता है, उसकी क्या लेवल है काउंसलिंग करने की, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो कितना पूरी तरह से कर सकता है इन चीज़ों को, और वो प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप ऑलरेडी दोनों के रिश्ते इस लेवल तक खराब हो जाती है जहां काउंसलिंग का कोई भी सूरत कम बचता है या नहीं बचता है। ये प्रॉब्लम को मैं ये कहूँगा कि अगर इन परिस्थितियों को ठीक करना है तो ये जो काउंसलिंग आप जो थाने में बिठा रखे हैं, मल साहब बताएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो पहला काउंसलर आपको मिलेगा वो थाने में मिलता है जब आप FIR करवाने जाते हैं और केस करने जाते हैं। हमारी समाज की स्थिति को देखें तो केस करने जाने का मतलब है अपने सारे दरवाजे, फैमिली के दरवाजे, दोस्तों के दरवाजे, अपनी ओन पेशेंस के दरवाजे सब खटखटा लिए। जब आप एकदम बर्निंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तब आप थाने जाते हैं।
भारत व्यवस्था में यही होता है कि जब आप एकदम माइंड मेकअप कर लेते हैं पूरी फैमिली में बैठ के कभी इस बंदे के साथ नहीं रहना है, तब मसला थाने पहुंचता है। और जब मसला वहां थाने पहुंचता है तो आप काउंसलर बिठाते हैं, वो वैसे ही जैसे आंधी में आप दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं। काउंसलर की तो जरूरत, अगर वेस्टर्न कंट्री की बात आप देखें, वहां देखें काउंसलर की जरूरत उसी दिन पड़ जाती है जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइट एवरी वीक शुरू हो जाती है। अगर आप एक वीक में 4 बार बुरी तरह से लड़ रहे हैं, उसी दिन आपको काउंसलर की जरूरत है। और अगर उस दिन काउंसलर मिल जाए तो शायद ये सिचुएशन वहां तक नहीं पहुंचे। अब रह गई तीसरी बात, लास्ट बात, कानूनन पहलू। मैं एज अ नॉट एज अ लॉयर की तरह से नहीं, एज ए सिटीजन कहना चाहूँगा कि मैट्रिमोनियल लाइफ की जो छोटी मोटी दोनों वायलेंस को 2 लेवल पे देखें। मैं ये नहीं कहता कि छोटी मोटी एक स्लैपिंग अच्छी बात है, मैं नहीं कहता, लेकिन मैट्रिमोनियल लाइफ दूसरी लाइफ से एक बड़ी डिफरेंट लाइफ होती है। इस बात को हर शादीशुदा आदमी रिकग्नाइज करेगा। और एक सतही लेवल की डिसएग्रीमेंट और सतही लेवल की रिएक्शन अमूनन हर मैट्रिमोनियल लाइफ में होती है। इसे कोई वीड आउट नहीं कर सकता। अब राम सीता जैसे कपल बनने बंद हो गए हैं, ये सोशल रियलिटी समझने की जरूरत है। तो मैट्रिमोनियल लाइफ में जो वायलेंस के कभी कभी जो एक्शन होते हैं, उसे डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है कि वो कितना डेलिबरेट और प्री मेडिटेटेड था, कितना प्री प्लान्ड था। अगर 2 कपल के बीच में एक आध 2 वारदात, इस पर जजमेंट भी कहती है, अगर आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ वायलेंस हो जाती है तो वो पार्ट ऑफ मैट्रिमोनियल लाइफ। इसको इस्केलेट करने की जगह पे उस पर आप बड़े ठंडे दिमाग से एक्ट करें। बट अगर वो वायलेंस बहुत इंटरमिटेंट है, रिकरेंट है, तो उस स्थिति में शुरुआत में आप एक सिर्फ इंटीमेशन टू द पुलिस दें। इससे क्या होगा कि अगर सामने वाला बंदा थोड़ा भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो आपके इंटीमेशन पे ही डर जाएगा और अपनी सिचुएशन को सुधार लेगा, अगर सुधारने की उसकी संभावना। बट अगर उसके बाद भी उसकी परिस्थितियां और उसके हाथ पैर नहीं रुकते हैं, उसके लिए पुलिस बैठी है। और जहां तक मल साहब इस बात को कंफर्म करेंगे, महिला उत्पीड़न के मामले में मैं छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा, बड़े शहरों में पुलिस इतनी सेंसिटिव हो गई है कि उसे एफआईआर दर्ज करती है। और बहुत अगर थोड़ी असंवेदनशील भी कोई अधिकारी है, अपनी जिम्मेवारियों से बहुत देर तक वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने देखा है कि एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए, महिला उत्पीड़न के मामले बरोबर दर्ज होते हैं और उस पर एक्शन किया जाता है। तो मैं एज अ लॉयर ये कहूँगा कि ये मसले कानूनन कम हैं। ये मसले, इनका जड़ समाज शास्त्र में कह लीजिए, मनोविज्ञान में कह लीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस में कह लीजिए, ये सारा। और कानून की बात कहें तो ये बस एक कीमियोथेरेपी की तरह है कि आपको थोड़ा सा समाज को लगता है कि किसी गलत आदमी को थोड़ी सजा मिल गई, बट कानून इसका हल कभी नहीं निकाल सकता। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और एज ए लॉयर मैं समझ रखा हूँ कि कानून इसका हल कभी नहीं निकाल सकता। ये आपको डेटा बताएंगे कि महिला कानून के बाद कितनी गिरावट आई और क्या आई है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत ही इलाबोरेट आंसर दिया दिले बानी रहुआ। अब हम अगला सवाल करब हमार धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, रहुआ से सवाल बा, कॉमनवेल्थ नेशन में नंबर 1 असुरक्षित देश मानल जाला अपन, और दुनिया में 24वां नंबर पर असुरक्षित देश बा। ई पर रहुआ के हम अपन विचार देवे के चाहब। बहुत विद्वान लोग बैठल बा। सबसे पहले तो हम महिला समिति के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कल चाहता ने कि जब से हाथरस कांड भइल बा, और सब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से विषय पे ग्रुप में चर्चा कैनी, एडमिन ग्रुप में, कि ये विषय पे गंभीर चर्चा होके। और यही से हम एकरा के ये ग्रुप के एगो साइलेंट रिवॉल्यूशन कहता नहीं पूर्वांचल खातिर, कि विनोद सर जैसन व्यक्ति, पंकज सर जैसन व्यक्ति अगर मंच पे आ रहल बाने तो ये एगो क्रांति बा। तो सबसे पहले तो रुआ सबके और सबके आभार व्यक्त करता नहीं। मैडम, हम बहुत शॉर्ट में बोलब, ये ऐसा विषय है जे पे हम 2, 4, 5 दिन बोल सकीला, बोलत रहीला। यही विषय सब पे बोले खातिर हमरा पैसों मिलेला। लेकिन देखिए, कोनो भी समाज में कहीं भी रुआ देख ले, जहां भी महिला के स्थिति खराब हुई, एगो रुआ एकदम बेसिक इंडिकेटर देता नहीं,
दुनिया में कहीं भी महिला की स्थिति खराब हुई तो एक जो कॉमन फैक्टर हुई, वो समाज के इतिहास बहुत लंबा युद्ध के रहेला। जो में समाज में महिला के अरब देख ली, नॉर्थ इंडिया देख ली, दुनिया के कोनो समाज में अगर महिला के प्रति कुरीति बा, कुप्रथा बा, एक्सट्रीम पेट्रियार्की बा, वायलेंस के लेजिटिमाइजेशन बा, ऐसा लिटरेचर बा जन परंपरा प्रथा के जस्टिफाई करता, तो एक कॉमन फैक्टर होला कि वो समाज के इतिहास बड़ा लंबा युद्ध के रहेला। और युद्ध के सबसे बड़ बुराई यह है कि युद्ध के सबसे बड़ विक्टिम महिला होली। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहता नहीं कि भारत में दुर्भाग्यवश युद्ध के बड़ा लंबा इतिहास रहल बा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। देखी नॉर्थ ईस्ट चल जाई, दक्षिण भारत चल जाई, जहाँ युद्ध कम भइल बा, वजह देखी महिला के कोनो प्रॉब्लम नहीं है ना। जितना हमने की चर्चा करत हैं, जा हम मुंबई में एगो सेमिनार में गए नहीं ये विषय पे बोले, तो हमरा से एगो लड़की पूछलस कि सर नॉर्थ इंडिया में लड़के कैसे छेड़ देते हैं लड़की को। तो बोले कैसे छेड़ देते हैं, मतलब सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे छेड़ देगा कोई। तो अब सर वो थप्पड़ नहीं मार देगी, वो पुलिस नहीं बुला देगी। तो सोची कि यही दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बॉम्बे बा, जे कैसे छेड़े ले सर, और नॉर्थ इंडिया में का होला। तो देखिए ये जे खाली युद्ध भूमि और गैर युद्ध भूमि में इतना अंतर बा, नंबर 1। दूसर का बा कि एगो हम जानत चाहतनी डिक्शनरी में कि कौन वो मूर्ख इंसान बा जो एगो शब्द बनैलस इज्जत। दुनिया के सबसे वाहियात, असभ्य और क्रूर शब्द है, ओकर नाम है इज्जत। बिल्कुल। ईगो के पॉलिश करके एगो कवर दियल गेल जेकर नाम रख गेल इज्जत। जो इंसान अपना परिवार से, अपना बच्चा से, अपना बीवी से, अपना परिवार के सदस्य से ज्यादा महत्व इज्जत के दे रहल बा, तो उस समाज जे इज्जत के ज्यादा महत्व देता अपना बच्चा से, अपना बीवी से, अपना रोज के हमरा भी घटना होला कि इज्जत चल जाई। साला इज्जत हो का हमरा आज पते ना चलल कि तहर बेटी के तरह, बहू के तरह, बहन के तरह कोई परेशान करता, आ तू इज्जत, मतलब व्हाट इज इज्जत, आज तक हम ही ना समझ पाए। तो सबसे पहले तो एक मूल में मैडम युद्ध बहुत लंबा इतिहास बुरा रहल बा नॉर्थ इंडिया के। और दूसरा ये बा कि एगो हमनी के पैट्रियार्की के आसपास कुछ शब्द क्रिएट करनी जे जाना कि हमनी की इज्जत कहता नहीं। इज्जत ना है, ईगो है। हमनी के सब कोई धार्मिक है। जा जब कृष्ण से अर्जुन संवाद भइल तो अर्जुन कहले कि केकरा खातिर लड़ी, का जमीन जायदाद खातिर लड़ाई करे के बाद सब छोड़ देता नहीं। तो कृष्ण कहले गीता में कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जब न्याय खातिर लड़े के बाद इज्जत चल जाये तो समाज क्या कही, तो परिवार क्या कही, ये सब जो सूडो क्रिएशन बनो हमने के आसपास, ये चीज के क्या करता, घटना होता तो करके दबावता, घटना होता तो करके छुपावता। और हम मल सर से हाथ जोड़ के डिसएग्री होता नहीं, आरओ से डिसएग्री होता नहीं कि घटना नहीं है बढ़ल, रिपोर्टिंग बढ़ल बा। पहले अगर 2000 महिला उत्पीड़न के घटना होते रहे तो एगो पुलिस में जात रहे, आज 100 गो होता तो 2 गो जा रहल बा। तो पहले से तो हम मानता नहीं कि समाज महिला खातिर पहले से बहुत सुरक्षित बा। हमनियों के ठीक ठाक एज हो गई सबके बा। पहले गांव में इतना ये सब सुनाई पड़त रहे, लेकिन वो मामला गांव से बाहर ना जात रहे, घर से बाहर ना जात रहे। आज थैंक्स टू सरकार, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू महिला के अपने सम्मान के प्रति जो चेतना बा, वो अब बहुत सारी ऐसा महिला बड़ी ऐसा परिवार कि ना हमरा तो लड़े के बा, हमरा न्याय लेवे के बा। तो हम ये कहब कि पहले से घटना कम भइल बा, रिपोर्टिंग बढ़ल बा, और एक शुरुआत की खातिर बहुत शुभ संकेत बा। तो हम जो समझ पैनी वह समझ पैनी कि वही इज्जत जो शब्द बा, इज्जत इतना महत्वपूर्ण चीज ना है कि न्याय के ऊपर हो जा। न तो संविधान के प्रीएम्बल में इज्जत शब्द लिखल रही, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम ना लिखल रहे। तब यह लिखत है कि हमने के इज्जत के प्रोटेक्ट करब जा। इज्जत वगैरह कुछ ना होला, कहीं भी रुआ सब सुनाता नहीं, परिवार में कहीं भी कुछ होके तो एकदम इज्जत गई भाड़ में। पहले तो एक के न्याय लेवे के बाद, न्याय दिलावे के बाद, ये मनोवृत्ति के हमने के
प्रमोट करे के पड़ी। दूसरा, गांव में अगर कोई भी बेटी बहन के होता तो पूरा गांव के ओकरा पीछे खड़ा होके पड़ी, ओकरा के समझावे के नहीं के ओकरा खातिर लड़े के चले के पड़ी। एक आदमी अगर न्याय खातिर लड़ता तो सब कोई ओकरा संगे हो जाइल जाओ। ये सब जब धीरे 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 हमनी के गांव के लेवल पे, परिवार के लेवल पे चर्चा करब जा, परिवार अगर पीछे खड़ा हो गई, गांव पीछे खड़ा हो गई, रिश्तेदार खड़ा हो गए, तब फिर तो लड़ाई तगड़ा हुई और न्याय मिली। हमरा समझ से जो मूल कारण बा वो युद्ध के एक लंबा इतिहास बा, जेकरे वजह से ये सब नैरेटिव विकसित हो गए। चाहे रुआ बाल विवाह देख लें, चाहे दहेज देख लें, चाहे सती देख लें, चाहे जितना भी है महिलाओं के प्रति विधवा गृह देख लें, जितना भी कुप्रथा मिली ओकरा मूल में देखब तो युद्ध मिले। तो हमार तो बेसिक सोशियोलॉजी में शॉर्ट में हम ये समझाता नहीं। थैंक यू। बहुत सही कहनी है धर्मेंद्र जी। इज्जत और ईगो के डेफिनेशन बहुत सही तरह से करनी है। अपन ईगो सेटिस्फाई करे के खातिर लोग अपन घर के इज्जत दांव पे लगा देवे, और ऐसन परिभाषा, ऐसन परिभाषित ईगो के और इज्जत के अभी तक तो हम ना सुनले रहनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और विचार के खातिर। अगला सवाल विनोद सर से बा। सर, अगर आंकड़ों की बात की जाए या मैं आंकड़ों की बात करूं तो ज्यादातर रिपोर्ट रजिस्टर ही नहीं होते हैं। जिस हिसाब से हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, रिपोर्ट अधिक से अधिक रजिस्टर हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? सर रवा अनम्यूट करी। सवाल हमर सुनाई देल गइल बा? मैं आपका सवाल सुना, सॉरी मैं ओके, म्यूट था तो इसलिए मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि आपके सवाल का जब मैं जवाब दूं उससे पहले मैं थोड़ा सा जो पीछे बात पंकज जी ने की और धर्मेंद्र जी की, उसको मैं थोड़ा जोड़ते हुए आगे आपके जी जी बिल्कुल चाहूंगा। पंकज जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कानून पूरी तरह से सलूशन नहीं है। कानून बहुत सारे बना दिए गए हैं, लेकिन कानून से हम देख रहे हैं न तो आंकड़ों में कोई फर्क नहीं आ रहा है, और आंकड़ों में फर्क होना, जैसे कि धर्मेंद्र जी ने कहा कि आंकड़ों से बहुत ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें चिंता होनी चाहिए कि क्या समाज में महिलाओं को उनका हक मिल रहा है। अगर हक मिल रहा है, बराबरी का हक जो संविधान में लिखा गया है, इक्वालिटी की बात, जेंडर जस्टिस की बात अगर वो हो रही है तो हमें आंकड़ों की, क्योंकि कानून अधिकार देने का एक माध्यम है। अगर कानून की प्रक्रिया ही नहीं शुरू होगी तो अधिकार कहां से, उनको समानता का अधिकार कहां से मिलेगा। इसलिए मैंने वो भी कहा था कि जो कमेटी बनी थी, हमने यही कहा था कि हमें बहुत ज्यादा संख्याओं की चिंता, और खास करके ऐसे कोई भी इशू होते हैं, महिलाओं से हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल जो समाज के कमजोर तबकों से लेकर के होते हैं, उसमें हमें आंकड़ों की चिंता एक सीमा तक ही करनी चाहिए। लेकिन वो हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि वेदर वी आर एबल टू डिलीवर जस्टिस टू द विक्टिम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लॉ। अगर वो हमन का कर सकिला तो हमन का सफल बाणी जा, अगर ना कर सकिला तो हमन का असफल बाणी जा। और कई बार ऐसा लगेला कि हमन के प्रक्रिया में पूरी तरह से सफल ना भइली जा, तो सफल होके खातिर अब का करे पड़ी। धर्मेंद्र जी एक बहुत अच्छी बात कहली, इज्जत वाली बात। ई जौन बा धर्मेंद्र जी युद्ध से जुड़ली हैं, और उमें सत्य हुई वहाँ के रिसर्च कैले होकर, लेकिन हमके जब सीधा सीधा बात लगेगा कि जौने समाज में सामंतवादी व्यवस्था बा, जौने आप देखी तो जैसे कि उत्तर प्रदेश बा, बिहार बा, पंजाब, हरियाणा। सर सॉरी, थोड़ा इंटरफेयर करता नहीं, सामंतवाद के आधारे युद्ध बा, सामंतवाद युद्ध से कहा। सॉरी सर, क्षमा चाहूँ। जी जी बिल्कुल। सर सॉरी सर। सामंतवादी समाज में महिला के एक प्रॉपर्टी के तरीके लिहल जाला कि महिला प्रॉपर्टी है हमारी, मतलब जैसे हमारे पास जमीन है, दुकान है, और इसके कारण हमारी इज्जत है, उसी तरीके से महिला भी हमारी प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी के चक्कर में, जैसे मुझे याद है गुजरात का सौराष्ट्र, गुजरात बहुत विकसित एक राज्य, मैं थोड़ी सी याद ले रहा हूँ हिंदी में बोलने, थोड़ा सा। जी जी प्लीज सर। मैं बीच में भोजपुरी में कहूँगा। तो जैसे गुजरात में मैं किसी ऑफिसर के घर में ही गया, तो जैसे हुआ कि बातचीत शुरू हुई, तो मैंने बोला कि मैडम कहाँ है? मैडम नहीं बैठ, तो बोले कि हमारे यहाँ तो क्षत्रियों में
किसी कम्युनिटी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक अनुभव बयान कर रहा हूं जिससे समाज को समझने में मदद मिलेगी। क्षत्रिय परिवारों में सौराष्ट्र में महिलाएं बाहर नहीं आती। तो मुझे बड़ा लगा कि मतलब इतना विकसित राज्य है और आज भी ये है कि क्षत्रिय लोग अब महिलाओं को बाहर नहीं आने देते, किसी से बातचीत नहीं करते। तो और मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत होती है, ये हिंसा की शुरुआत वहीं से होती है जब आप उसकी सीमाएं, उसके अधिकार आप तय करने लगते हैं। और वहीं जी पे जी कि औरत हमारी इज्जत है, इसलिए हमारी इज्जत है, इसलिए हम जैसे चाहेंगे हमारी इज्जत को मैनेज करेंगे। मैनेज करें, बिल्कुल। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे 70 के दशक में, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई लिखाई का अच्छा स्तर था, अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, अच्छे कॉलेजेस थे, सब कुछ था। लेकिन पढ़ाई लिखाई में मैं देखता था कि महिलाओं को पहले से ही तय कर लिया जाता था कि इनको आर्ट्स में, वही इज्जत वाली बात कि इनको चल बीए पढ़ा दो फिर शादी कर देंगे। धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, जैसे धर्मेंद्र ने कहा परिवर्तन होता गया। जैसे कि आईआईटी में मैं जब पढ़ता था बनारस में, तो मेरे 250 के बैच में एक लड़की पढ़ती थी। आज की तारीख में संख्या का 12% 13% पहुंच गई। तो मतलब अगर 100 है तो 13 लड़कियां उसमें आएंगी और बढ़ाने की जरूरत है। तो ये प्रक्रिया जब फ्यूडलिज्म ब्रेक करता है, और महाराष्ट्र में या कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में जहां पे फ्यूडलिज्म टूटा है और लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए हैं और महिलाएं बाहर जाके काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, वहां पे ये समस्या कम होती है। और ये भी हुआ कि जब इस तरह की चेतना समाज में आएगी, लोग काम करने लगे, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होंगे, तो जब सिचुएशन खड़ी होगी कि पुलिस में कंप्लेंट करना है, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी। और ऐसी लड़कियां और महिलाएं बाहर आकर के कंप्लेंट वगैरह करती हैं, तो इसलिए ये संख्या बढ़ती है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय नहीं है। ये होगा तो ही वो लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ शुरू होगा। तो हमको जो है ये जो एक व्यवस्था, दूसरा एक जो चीज है मैं इस पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा, और जो कि घर के बाहर की हिंसा है, सामाजिक लेवल पे जो हिंसा है, आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे जो देखती हैं कि कई बार महिलाओं को इस तरह की गंदी भाषा में जलील किया जाता है कि किसी के विचार एक अलग प्रकार के हैं और उनके ऊपर सैकड़ों लोग टूट पड़ते हैं, इनको ट्रॉल्स बोलते हैं, वो टूट पड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं और मतलब इतने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन या रिफ्लेक्शन है हमारी सोशल साइकोलॉजी का, जो कि बात पंकज जी कह रहे थे कि जब तक हम समाज में कुछ चेंजेस नहीं लाएंगे और उसका जो स्वीकार्यता है, उसका जो एक्सेप्टेंस है उस प्रकार की हिंसा की, और इनफैक्ट कई बार उस एक्सेप्टेंस को या उस हिंसा को लोग अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनको लगता है कि इस महिला के खिलाफ हिंसात्मक बात करने से, आक्रामक बात करने से हमको राजनीतिक रूप से फायदा हो रहा है, जी जी तो बिल्कुल। इसको इस्तेमाल किया जाता है और वो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक चीज है। और वो हमें लगता है कि वो चीज कब एक महिला पे पड़ेगी, कल दूसरी महिला पे, कल हमारी बहन पे, कल हमारी बच्ची पे पड़ेगी, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। आजकल जो कोड ऑफ कंडक्ट महिलाओं के लिए बार बार जो अभी मैं एक महिला का वीडियो हमारे व्हाट्सएप पे है, महिला हमारी मित्र है, उनका एक वीडियो व्हाट्सएप पे था कि महिलाओं को किस तरह की फिल्म देखनी चाहिए, उनकी फिल्म नहीं, इस तरह की फिल्में, धार्मिक फिल्में नहीं देखती, इसलिए उनके विचार ऐसे होते हैं। वो महिलाओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट कर रही हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि महिला होके ये कह रही हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब समाज को एक ऐसे चीज, एक ऐसे तरीके से विकसित होना चाहिए कि इन सब चीजों को रिजेक्ट किया जा सके, इस तरह की चीज यहाँ पे ना हो। और बहुत ज्यादा एक और भी चीज कहूंगा, शायद कभी कभी कुछ लोग इससे अनकंफर्टेबल होते हैं, जब समाज में बहुत ज्यादा धार्मिक कर्मकांड बढ़ते हैं तो भी इसका पहला जो विक्टिम है वो, महिला होती। क्योंकि धार्मिक कर्मकांड में भी जैसे समाज के नीचे के तबकों के लिए उनको एक एक हायरार्की बना के नीचे का एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम में डाल दिया जाता है, उसी तरीके से जब धार्मिक कर्मकांड बढ़ते हैं तो महिलाओं को भी एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट में डाल दिए, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना, तुमको ये कपड़े पहनने हैं, तुमको ऐसे पति के साथ रहना है, तुमको ऐसे समझते हो, तुमका वो रोल जो है। और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वालिटी की बात जो है किनारे कर दी जाती है और थैंक यू। परंपरा के नाम पे वो शोषण होने लगता है। तो उन सब चीजों का, खैर मैं जब पुलिस ऑफिसर, हम उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड है जिसको कि हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सब हम लोगों के ईमानदारी से ये सब जो प्रश्न बांटे जब तक हैंडल ना कर, तब तक जी खाली जी बिल्कुल। समस्या का हल नहीं मिलेगा। अब बहुत सही। जी, जी जी। तो राव रउरा का जो प्रश्न है कि किस तरीके से महिलाओं का कंप्लेंट है वो आसानी से किया जा सके, बहुत सारे मैकेनिज्म्स
बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक वही समस्या है कि लड़की या महिला किस तरह से पुलिस स्टेशन या पुलिस के पास जाएगी। मेरा ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जितना ही मजबूत करेंगे उतना ही हमें आसानी होगी। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि रिमोट तरीके से अपने घर में बैठ करके अपने सेटिंग में रह करके महिला को कंप्लेंट लिख करके पहुंचा देना आसान होता है। उसका एक बार प्रक्रिया लीगल प्रोसेस शुरू हो गई तो लीगल प्रोसेस जो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती है। लेकिन अपना बात ही पुलिस तक पहुंचाने में या न्याय की प्रक्रिया तक पहुंचाने में अगर महिला को संघर्ष करना पड़े तो प्रक्रिया शुरू होने में देर लग जाती है और इसको डर लगता है कि तो जैसे जैसे आपकी बात से ही मुझे लग रहा है कि महिलाओं में एक सबसे बड़ी समस्या है, एक डर है कि ये लीगल प्रक्रिया से मतलब जहां तक संभव हो बच के रहा जाए, और बहुत ही जब मुश्किल हो जाती है तो ही लीगल। लेकिन अगर ये हो कि उसको यकीन हो जाए, भरोसा हो जाए कि मेरी छोटी से छोटी जो तकलीफ है, कहीं पे छेड़खानी की बात है, आजकल लड़कियां जैसे छोटी मोटी छेड़खानी इग्नोर करके चली जाती, वहीं पे हिंसा की शुरुआत होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज को हम कॉग्निजेंस ले सकें कि छेड़खानी को ही हम अपने सिस्टम से, जो लीगल प्रोसेस सिस्टम है उससे हम रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ हम रिस्पॉन्ड करें, तो आगे जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो होते होते, जैसे गुजरात में मैं बताऊं, गुजरात में यहाँ भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि जैसे मेहसाना करके एक जिला था, तो वहां पे मैंने एक कॉन्स्पिक्युअसली एक चीज देखी कि छेड़खानी की घटनाएं कम। फिर मैंने उसको थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश की, आखिर होता क्या, क्या वाकई कम होती है या कुछ क्या बात है। तो मैंने देखा कि वहां पे जो खास बात वहां के लोगों में थी कि वो लोग बहुत ही सामाजिक रूप से बहुत ही सजग जिला है वो। हालांकि कुछ और समस्याएं हैं, जाति पात की समस्याएं दूसरी हैं, उसकी बात नहीं करूं, लेकिन ये मैंने देखा कि बाजार में अगर कोई छेड़खानी करता है तो वहां का कोई लोकल लीडर होगा, कोई बिजनेस कम्युनिटी का होगा, वो लोग आकर के तुरंत पुलिस को बताते थे। तो पहली दफा ही छेड़खानी हुई, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, लड़के को पकड़ लिया, प्रेशर आया पब्लिक समाज की तरफ से कि नहीं नहीं इसको पकड़ना चाहिए, बहुत ये बदमाशी कर रहा है। तो जब वो चीज हो जाती तो आगे वो चीजें बढ़ने से या और भयंकर रूप होने से वो सब अटक जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो पुलिस की प्रेजेंस है, मैं कहूँगा पुलिस के पास apparatus बहुत है, पुलिस के पास apparatus बहुत है, उस apparatus को थोड़ा सा एक ऐसा बना दे, एक्सेसिबिलिटी करने में उस apparatus की किसी को संकोच न हो। और टेक्नोलॉजी कैन बी अ बिग मीडियम, कि हमारे फोन में जो एप्लीकेशन है वो अगर सही तरीके से काम करता है, उसका प्रोसेसिंग ठीक होता है, तो मेरे ख्याल से दैट विल गो अ लॉन्ग वे। और जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि बॉम्बे वगैरह में जो चीज रहा, इस तरह के सिस्टम्स हैं कि बॉम्बे में आज से नहीं, आज से 30 साल पहले जब कितना इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर नहीं था, तभी भी अगर कोई फोन करता था 100 नंबर पे तो पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाती थी। मैं पहली दफा जब बड़ौदा आया था 1989 में मेरी पहली पोस्टिंग थी, और मैंने देखा कि आप रैंडम कोई पुलिस 100 नंबर पे फोन कर दीजिए तो वो लोग टाइम लॉक करते थे कि वहां से गाड़ी निकली और कितने मिनट पे घटना के स्थल पे पहुंची है, तो वो रिकॉर्ड करते थे कि 2 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में। तो इस तरह का अगर सिस्टम हो, लोगों को एक भरोसा आ जाए कि हमारी समस्या होगी और पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी। और पुलिस की हम लोग मतलब पिछले सालों में बहुत सारी कोशिश रही है, और लेकिन ये है कि अगर इस समस्या का एक समग्र सलूशन चाहते हैं तो सामाजिक, कानूनी और इन्फोर्समेंट सारी चीजों को साथ में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये साथ मिल करके होगा तो ही समस्या समस्या का हम हल कर पाएंगे। रंजना जी जी। सर, बहुत सही सुझाव देने हैं और हमरा उम्मीद करतानी कि हमारे लोग जे सब लोग दर्शक लोग सुन रहल बा ओकरा ई सब चीज से बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहल बा। तो अगला सवाल बा हमारे पंकज जी से। आजकल आपसी रंजिशों के कारण झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया जाने की घटनाएं बहुत हो रही हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है? टू दी पॉइंट चाहूंगी पंकज जी, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है। एक बात, महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आई, मल साहब, डीजीपी साहब जब बोल रहे थे, पुलिस की जो परसेप्शन है पुलिस के बारे में, मैं माफी चाहूंगा, मुझे ये बोलना पड़ रहा है, मल साहब हमारे पुलिस बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, अधिकारी रहे हैं। बिल्कुल बोलिए। पुलिस की परसेप्शन, अगर आप सुदूर जगहों पे जाएं तो एक आम व्यक्ति, मेल भी पुलिस तक जाने में बहुत झिझकाता है, डर होता है उसे, 10 तरह के प्रश्न आते हैं उसमें। अब एक किसी महिला को जब थाने तक जाना पड़ता है अपने वो को कंप्लेंट को दर्ज कराने या उसको कहने के लिए, तो वो जो इनसिक्योरिटी है या अप्रीहेंशन है, उससे वो बाहर आने में उसे बहुत वक्त लग जाता है। चाहे इसका जो भी वजह रहा हो, जो परसेप्शन बनता आया है, पुलिस चेंज हो रही है बट परसेप्शन तो परसेप्शन है। मैं इसमें ये सुझाव देना चाहूँगा कि ऐसे हालात में
जैसे कानून में एक एप्रोप्रिएट चेंज लाए और महिला के कंप्लेंट को किसी भी कंसर्न व्यक्ति के द्वारा थाने तक ले जाने का अगर सिस्टम ले आए। एग्जांपल्स के लिए, एक महिला अगर अपने गांव के किसी मुखिया को अपनी कंप्लेंट देती है या ओरल रूप से कहती है, तो मुखिया जाके पुलिस थाने में इस बात को दर्ज करवा सके। एक महिला किसी दूसरे व्यक्ति को कहती है, अगर इस तरह की बदलाव की कोशिश ऊपर लेवल से हो तो जो कंप्लेंट दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएगी। दूसरा प्रोसेस ये किया जा सकता है कि आप महिला के द्वारा जो भी कंप्लेंट है उनके लिए आप थाना स्तर पे एक महिला के द्वारा गाइडेड एक स्पेशल यूनिट का आप निर्माण कर दे, जहां महिला बड़े कंफर्टेबल होके अपनी ग्रीवियंस को कह सकती है और उनको ये पावर दे दे कि इस पे अगर वो चाहें तो कार्रवाई आगे करवा सकते हैं। तो महिला, ये जो सुदूर जगहों पे जो प्रॉब्लम होती है, गाँव में जो प्रॉब्लम होती है, मैं गाँव में रहा हूँ, मैंने देखा है गाँव में, तो इन जगहों पे ये जो कंप्लेंट आदमी झिझक के वजह से नहीं ट्रैवल कर पाता है, अधिकारियों तक नहीं जा पाता है, ये समस्या खत्म हो जाएगी। और एक जो धर्मेंद्र जी कहते हैं इज्जत की बात, थाना जाने का मतलब अभी भी छोटे आप सुदूरवर्ती जगहों पे थाने जाने का मतलब है कि आपने इज्जत से सौदा कर लिया, वो आपके इज्जत का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो ये इज्जत का जो प्रश्न है उसका अगर टाइम बीइंग के लिए कोई ऑल्टरनेट प्रोसेस मैकेनिज्म किया जा सके सरकारों के द्वारा, जिसमें एक महिला किसी भी नोडल एजेंसी के पास जाके अपनी कंप्लेंट कह सकती है, अपनी बात कह सकती है, और वो नोडल एजेंसी को पूरा अधिकार होगा कि वो कंसर्न थाने से कम्युनिकेट कर सके। तो सुदूर जगहों में आपको जो महिला उत्पीड़न की जो संख्या है उसमें बड़ी कमी आएगी कि एटलीस्ट कंप्लेंट की संख्या तो फिलहाल बढ़ जाएगी। तो ये झिझक जो है थाने जाना, मल साहब कहेंगे, संदर्भन जी कहेंगे, या मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, थाने जाने का मतलब होता है कि एक आम आदमी जो नॉर्मली एजुकेटेड अनएक्सपोज्ड है वो थाने जाना नहीं चाहता। तो एक महिला अपनी उत्पीड़न की शिकायत लेके जाने के लिए उसे बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। तो ये बात मुझे लगा कि ये मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों तक कहूँ इस बात को। जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ, इसकी जड़ में अगर जाऊं तो हमें विरासत में ही ये मिला रहता है कि लड़की हो, औरत हो, थाने कैसे जाओगी, और इतनी ट्रेनिंग दी जाती है हमें कि महिला को नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक परिवार में इस शिक्षा को महिला, और ये बेटा और बेटी हो या कहीं भी, उसको ये शिक्षा बराबर की मिलनी चाहिए कि अन्याय के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना हो या कहीं भी, ये आपका अधिकार है और आप न्याय लेने के लिए हर जगह जा सकती हैं। दूसरा, मैं देखती हूँ कि शिक्षा, स्कूल में भी इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए लोगों को कि लड़की हो या लड़का हो, सभी को, तभी जाके लोगों में एक बराबरी का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसमें भी हमें बहुत कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा रहा आपका जवाब। अगला सवाल धर्मेंद्र जी से है। धर्मेंद्र जी, महिला के खिलाफ अपराध में सामाजिक मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, तथा जिन समाजों में अपेक्षाकृत महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हैं उनके, तथा जहां ऐसे अपराध ज्यादा हैं, दोनों में क्या सामाजिक अंतर है? इस पर आपका विचार चाहूंगी। देखिए, मैंने कहा कि सॉरी, इससे कि हम पहले ही कहने कि जो युद्ध है नो, वो बेसिकली अपने आप में एक पैट्रियार्कल कंसेप्ट था। कभी ना सुने ले हो कब कि महिला जो मैट्रियार्कल सोसाइटी वाला मातृ सतात्मा को यह युद्ध होल बा। तो युद्ध अपने आप एक पैट्रियार्कल शब्द है। सामंतवाद, सामंतवाद का विकास है। हम दोबारा होता नहीं, साइकोलॉजी कुछ ना होला, सब परवरिश था। जब रुआ 4 के रहने तो राउर घर से बाहर जब झगड़ा भइल, जब रोते घर आई नहीं, तो सबसे पहले बाबूजी कहले हैं कि ते चिंटू संगे काहे खेलत रही सब, तो हमारे बाबूजी पूछने की का भइला, तो चिंटुआ से झगड़ा भइला, तो रोत काहे एली सब, मरली सा काहे ना। तो एजे से रुआ हमार जब लड़ाई भई तो हम इस घर पिटाई बाहर के बाद, रुआ सोचे लगनी कि जेकर
एजेस सोशल सोशल भाई और जी और मित्र भी हैं उनके तो सिखा होता नो कि हम अपना लेके तो ये धर्मेंद्र जी की आवाज परवरिश जी, अलग अलग होला, लड़के अलग होता, लड़के अलग होता, सब कुछ हो जाता नहीं क्या होता बीच में क्रैक होत रहे पिछला ओहो 3-4 अब आवता सेंटेंस अभी ठीक बा। सोशल साइकोलॉजी डोमेस्टिक साइकोलॉजी से बनेला और बेटी के कुछ बेटा के कुछ अलग सीखा होता नहीं, दोनों के साइकोलॉजी अलग बन तो बेटी के बाहर लड़ाइया होता तो ओकरो के उहे सिखाएगा कि मार के काहे ना लीसा, पुलिस के काहे ना बतैली सा, रादर काहे गईली सा हो जात। तो हमनी के लड़की के 80% लड़की सब कॉलेज वॉलेज में जौन छेड़ होला वो घर में आके ऐसे ना बतावे ली हो कि घर वाला पढ़ाई छोड़ा दी। हमारे भी ऐसा खूब कंप्लेन आवेला आ हमनी के सब का होला कि जाके मार के आओ। तो जब जौन दू तरह के परवरिश बा है दू तरह के सोशल साइकोलॉजी विकसित करता ये से सारा समस्या शुरू हो जाता। जो नहीं कि जो उत्तर पूर्व में नहीं है ये केवल उत्तर भारत में बा मैडम, यो रुआ देखा रुआ तो खुद धर्मेंद्र जी के बात पे मैं एक बात हमारे एगो प्रश्न जी बात है बिल्कुल, और कल हम मणिपुर और शिलोंग के ऊपर पढ़त रहनी आर्टिकल। मणिपुर से हम बहुत तो कर पूरा आर्टिकल पढ़त रहनी। तो ये तो अपने देश में दो तरह के विधि बा। उत्तर भारत एक से रुआ देखी कि का कितना पिछड़ल बा, तो में तो कोई दो मत नहीं थे। एक साइकोलॉजी के एस्पेक्ट हम भी बोलना चाहेंगे। कम से कम आज का कानून पढ़े लिखे वर्ग में ये बात बहुत अच्छी तरह से फैला दिया या माइंड में सेट कर चुका है, एक साइकोलॉजिकल चेंज ला दिया है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो थोड़ा भी सेंसिटिव है इन मामलों में ये जरूर समझ चुका है कि महिलाएं वल्नरेबल नहीं है। तो ये जो भी कानूनन चेंज आया है पिछले दशक में, इससे इतना आप जरूर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ आपको कि जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे और उनके अंदर कोई दकियानुसी विचार थी, वो तो साइकोलॉजिकल चेंज हो चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि महिलाएं वल्नरेबल नहीं है। इस वजह से मल साहब बताएंगे कि जो भी जिस महकमे में काम कर रहा है, अधिकारी वर्ग हो जो भी हो, उनका नजरिया बहुत परिवर्तित हुआ है। एक्सप्लॉयटेशन की घटनाएं बहुत कम हुई हैं बिकॉज हर पढ़ा लिखा आदमी ये समझ चुका है कि वो समय चला गया जब आप पद और ओहदे के वजह से महिलाओं का शोषण या उनके प्रति किसी तरह का आप भेदभाव कर सकते थे। मैं सहमत नहीं हूँ पंकज सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस विषय पे। सॉरी जी का नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। ये रख रहे हो, लेकिन ये कानून से पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में ये बदलाव आया है। हर शिक्षित व्यक्ति ये जरूर समझने लगा है कि कानून इतनी प्रोटेक्शन दे रही है महिलाओं को का कि कोई भी आदमी गलत अब बिहेवियर के बारे में, चाहे उसकी जो पीछे से भावना रही हो, उस चीज को अंजाम देने से पहले 5 बार 10 बार अब सोचेगा। अगर हाल फिलहाल के आप घटनाओं को देखें, कानून की घटनाओं के, बड़े आला अधिकारी छोटे छोटे मसलों में उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न या अपने सबऑर्डिनेट उत्पीड़न में उन्हें सजाएं मिली। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में, चाहे वो डीजीपी पंजाब के गिल साहब की बात कर लें या एक और अधिकारी थे या आप न्यायाधीशों की बात कर लें, तो अब सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, पहले ये सब मसले बाहर नहीं आते थे, दब जाते थे। जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते थे, महिला ऑफिसर्स, उनके पास हिम्मत नहीं होती थी कंप्लेन करने का। ये सिनेरियो चेंज हुआ। अगर मैं एक घटना मैं बताऊं, पहली दफा ये हुआ है कि कोई क्लर्क लेवल की अधिकारी सीजेआई के खिलाफ कंप्लेंट की है। ये भारत के इतिहास में पहली दफा हुआ। थोड़ा सिनेरियो मैं ये कहूँगा, मुझे लगता है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है और आगे देखिए किस तरह से। बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि आप उसको चेंज अभी माने में सहमत नहीं हूँ। बिगिनिंग कह सकते हैं बट इट्स टू स्लो। मैं इस पे स्पीड की बात नहीं करूंगा। पंकज सर तो वकील हैं,
नहीं, मैं पंकज सर, मैं पंकज जी के एक मैं ननी पालकी वाला जी का एक लाइन कोट करना चाहूंगा। बहुत भारत के चुने हुए वकीलों में से एक रहे हैं कि उनका कहना है कि भारत में टू मच गवर्नमेंट एंड टू लेस गवर्नेंस है। केवल कानून बना देना काफी नहीं है, टू मच गवर्नमेंट एंड टू लेस गवर्नेंस का उनका कंसेप्ट है। और पंकज जी का भी आपसे निजी चर्चा करूंगा। तो बहुत स्लो 73 साल के बाद एक व्यक्ति ने सीजीआई पे एक आरोप लगा दिया और तरुण तेजपाल पे आ गया, इससे बहुत बड़ा चेंज आ गया है। ये अगर बिगिनिंग भी है तो इतना स्लो है। इस 73 साल में ये एक ये नजीर हो जाना चाहिए था। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा है। मैं भी ऑफिसेज में स्टूडेंट्स होती हैं, काम करती हैं मेरे, ये बहुत ज्यादा है। इसको मैं सहमत नहीं हूं कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आया है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में बोला। मैं थोड़ा सा कहना सर। चाहूंगा, निश्चित रूप से एक जो कानून बने हैं और जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स या कह लीजिएगा पुलिस की जो एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हुई है, इससे शुरुआत हुई है। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आज की तारीख में भी ये जो सशक्तिकरण जो महिलाओं का हुआ है, उस जो सशक्तिकरण, जो सशक्त हो चुकी हैं महिलाएं, वो तो कर पा रही हैं इस चीज को, शायद अपनी तकलीफों को, अपने परेशानियों को वो कानून के सामने ले पा रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, ये बहुत बड़ा तबका, जिसे अब मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है इसलिए कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन हाथरस वाली घटना का जो टाइम लाइन हम देखते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि बाद में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है क्या हुआ है, उस सब के बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो टाइम लाइन देखें कि ऐसा कुछ जो पता चला है कि 10 दिन पहले 12 दिन पहले से वो घटना पूरी क्या किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया है। और एज ए पुलिस ऑफिसर मैं इस बात को कहूंगा कि निश्चित रूप से ये बात सही है कि जो कमजोर लोग हैं, क्योंकि हमारी समस्या समाज के कमजोर लोगों के बारे में है, और वो समाज के 80% 90% भाग हैं रूरल एरियाज में, शहरों में भी जो अर्बन पुअर हैं, या फिर बहुत सारे उस तरह के तबकों में भी जहां पे जो कहते हैं ना, सामंतवादी सोचर ने सौराष्ट्र का एक केस कोट किया था, या जो इज्जत वाली बात की, तो उस तरह के तबकों में हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, सुखी समृद्ध हैं, लेकिन वहां पे भी महिलाओं को मार्जिनलाइज करके वो रखा गया है। अगर आप देखेंगे, ईमानदारी से देखेंगे, तो महिलाओं का रोल ऐसे घरों में भी जो कि पैसे के हिसाब से सुखी समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, महिलाओं का जो कहते हैं रोल चीजों को तय करने में, अपने अपने परिवार को समाज के सामने प्रस्तुत करने में उनका बहुत बहुत कम रोल है। और वहां पे बल्कि ज्यादा मुश्किल होती है, वहां पे महिलाओं को ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द पैसे का और सामाजिक स्टेटस का कवच इतना मजबूत है कि वो कभी निकलना भी चाहे, उसको तोड़ करके अपनी कंप्लेंट या एफआईआर लिखवाना भी चाहे, तो वो पैसा और जो सोशल स्टेटस उनके पास, जो पुरुष के पास में है, वो उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। मैं एज अ पुलिस ऑफिसर कह सकता हूं कि सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण को जो खतरा है, वो एक पुरुष प्रधान मानसिकता से खतरा है। जिनके पास सब कुछ है वो सोचते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, खर्चा कर देंगे 5 लाख 10 लाख, क्या क्या कर लेगी इसको, जैसे चाहेंगे वैसे। जैसे मैं एक केस बताऊं, एक बहुत बड़े अधिकारी का केस था, और वो कोई एक गुजरात के जिले का केस था, भावनगर का केस था, और एक बहुत बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट के फैमिली का केस था। और मतलब दे वर सो एरोगेंट, वो इतने एरोगेंट थे कि अरे कैसे, वो तो हम पैसा दे देंगे और उसको तो मान ही लेना चाहिए। वो उसका पिता ये कह रहा था कि हमें पैसे वाली बात तो सेकेंडरी है, कि हमारे लड़की का जो गहना था वो उन्होंने ले लिया, लेकिन हमारी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे ऊपर, हमारी लड़की के ऊपर अत्याचार करें और सोचेंगे पैसा दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जो दिल्ली में जो बेस्ड जो ब्यूरोक्रेटिक फैमिली था, दे वर सो एरोगेंट, और उनको ये भी था कि हमारे तो कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको, जैसे मुझे भी फोन किया था, उनकी तरफ से फोन आया था। फिर अल्टीमेटली जब मैंने फैक्ट्स जाने, तो मैंने वहां के एसपी साहब को कहा, भावनगर के एसपी साहब को, भैया आप इसमें देखिएगा कि जस्टिस होना चाहिए। इस मैंने आपसे बात शुरुआत तो की, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोगों को कोई इसमें जो है फेवर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, सत्ता है, इसलिए उनके पास एरोगेंस है, और वो चाहते हैं कि कानून की प्रक्रिया को हम बिल्कुल इस अपनी सत्ता के माध्यम से बिल्कुल जो है हम खत्म कर देंगे। तो जैसा मैं धर्मेंद्र जी से बात सहमत हूँ, आई थिंक वी हैव लॉन्ग वे टू गो। और जितना निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है और बहुत सारी लड़कियों को न्याय मिलने भी लगा है, लेकिन ये जो पैसा और जो एजुकेशन बढ़ा है, इसने कहीं पे
एक तरीके से सप्रेस भी करने के एक माध्यम भी बना है, एक ऑपरेशन का, महिलाओं पे ऑपरेशन का। जिस तरीके से जैसे कि उदाहरण मैं आपको दूं कि कहीं कहीं पे विकास, आर्थिक विकास जातिवाद को बढ़ाने में मदद किया है, क्योंकि वो पैसे के माध्यम से मार्जिनलाइज कर सकते हैं कम्युनिटीज को, लोअर कम्युनिटीज को। कहीं कहीं पे कुछ एक कम्युनिटीज में जहाँ पे एक सोशल अवेयरनेस नहीं आई है, अधिकार देने की बात नहीं आई है, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं आई है, वहां पे उल्टे पैसे को कभी कभी महिलाओं पे शोषण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रंजना जी। जी जी बिल्कुल, मैं तो इससे 200% सहमत हूँ और आए दिन ऐसी घटनाएं देखती रहती हूँ। और खासकर अपने पूर्वांचल में सबसे पहले तो हमें स्वतंत्र होने के लिए अपनी चार दीवारी के बाहर निकलने की आजादी मिलनी चाहिए। वही उसी में हमारे आधी जिंदगी और हमारा दम घुट करके रह जाता है। पुलिस और न्यायालय और वो सारी चीजें तो बहुत दूर हैं अभी। और जहाँ तक आपने हाई सोसाइटी की बातें की हैं, वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। बड़े शहरों में तो अनगिनत ऐसे केसेस आते हैं आए दिन। तो सर, आप ही से एक सवाल हमारे वरिष्ठ एडमिन का आया हुआ है, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। उनका सवाल है कि कोनो गांव देहात के पढ़ल लिखल लड़की के शादी जब कोनो शहरी परिवेश में हो जाला और वो परिवार लड़की के प्रताड़ित करेला और किसी से सबके ना करे देवेला, किसी से संपर्क ना करे देवेला और कहेला कि तुम पुलिस से शिकायत करोगी तो घर से निकाल देंगे, बच्चों को छीन लेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। ऐसी हालत में अगर पीड़ित शिकायत करती भी है तो स्थानीय पुलिस, महिला आयोग गंभीर एक्शन नहीं लेती और थोड़ा बहुत पैसे वैसे लेके डांट फटकार कर इसका निपटारा कर देती है। तो ऐसी स्थिति में लड़की वाला या पीड़िता क्या करे? सबसे पहले आपको ये जो भी लोग सिस्टम में कंप्लेन करने जाते हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में सजग रहना होगा। किसी भी महिला आयोग को ये अधिकार नहीं है कि आपके बिना कॉम्प्रोमाइज लेटर साइन किए हुए केस को बंद करे। पहली बात तो ये, महिला आयोग बच्चों को बिठा के और बात को या तो समझौते तक पहुंचती है और नहीं पहुंचती है तो फिर उसे FIR दर्ज करना एक मैंडेटरी उनकी ड्यूटी बन जाती है। बहुत बार क्या होता है कि महिला आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनकी रुझान किस तरफ होती है और किस तरह का दबाव डालते हैं किस पक्ष पे, कई बार ये सूरत हाल होता है और उसमें जो व्यक्ति है वो अपने आप को पीड़ित समझता है कि जबरन या डांट के या दबाव से हमसे साइन कर लिया गया और हमारे मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो ये एक जानकारी का विषय है कि कोई भी महिला आयोग या पुलिस अधिकारी आपको दबाव डाल के आपके कंप्लेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकता। कॉम्प्रोमाइज अगर आप नहीं करते हैं तो ना तो पुलिस अधिकारी उस FIR को उस कंप्लेंट को दबा सकती है और ना ही महिला आयोग उस कंप्लेंट को रफा दफा कर सकती है। तो ऐसे हालात में सबसे पहले आपको अपने अधिकारों के बारे में सजग होना होगा। कई बार जानकारी के अभाव में क्या होता है, जो अधिकारी बैठे होते हैं, पुलिस अधिकारी कहता है तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। अब वो जो व्यक्ति होता है उसे नहीं पता कि आयोग के पास ये पावर नहीं है कि अगर मैं ना चाहूँ तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकता, या महिला आयोग के पास ये पावर नहीं है कि वो ना चाहे तो उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकता। तो वो सत्ता जो है जो सामने से, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितना मिसलेड होगा, वो डिपेंड करता है जो व्यक्ति विक्टिम है उसके एक्सपोजर पे, उसके एजुकेशन पे, उसकी जानकारी पे। तो ये जानकारी जरूरी है और अगर ये जानकारी आपके पास है तो आप कहें कि नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता, तो FIR में तब्दील हो जाएगी। आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेके आप जाएंगे कोर्ट में, वहां आपको रिलीफ मिलेगा। आप जिस मैट्रिमोनियल हाउस में रहते हैं उस पर आप स्टे ले सकते हैं, बिकॉज कानून बहुत क्लियर है कि आपको कोई भी आदमी, कोई हस्बैंड आपको दरबदर नहीं कर सकता, आपके मैट्रिमोनियल हाउस से बाहर नहीं निकाल सकता आपको। तो ये सजग होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी वो अधिकार आपके पक्ष में, आपके काम आ सकता है। इसी के साथ पंकज जी मैं एक छोटा सा और सवाल ऐड करूंगी। निर्भया जैसी घटनाएं होने के बावजूद भी सरकार और न्यायपालिका को इतना वक्त क्यों लग जाता है पीड़ित को न्याय मिलने में? मेरी समझ से कानून की ढीली प्रक्रिया महिला सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है। इस पे आपके विचार जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्याय प्रक्रिया में ये
जस्टिस नहीं, सिम्बलेंस ऑफ जस्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जस्टिस ये देना, सिम्बलेंस ऑफ जस्टिस क्या है आप तो मैं आपको हाँ बताता हूं। जी जब घटना निर्भया लेवल की होती है या कोई बड़ी घटना होती है तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जब कन्विक्शन होता है तो लोग कहते हैं वो सजा हो गई, सजा हो गई, सजा हो गई। आप एके दोके ऐसे मामले में करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, कानून समाज में बरकरार है, न्याय व्यवस्था है, दोषियों को सजा मिल रही है। लेकिन वो उन मुद्दों में होती है जो मीडिया हाईलाइटेड केस होते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर रेप जैसी ये घटनाएं इस तरह की अमानवीय हैं तो आपको रेप के लिए एक परमानेंट फास्ट ट्रैक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। और उसमें भी आप चाहे तो 2 कैटेगरी बना दें कि जो माइनर्स के साथ रेप हैं उनके लिए अच्छे जजों की संख्या देके कि इन्हें टाइम बाउंड फैशन में इतने दिनों के अंदर इनकी आप सुनवाई करो। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो लोगों को जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें क्या मैसेज जाती है हमारे समाज में न्याय प्रक्रिया से। अब मैं बताऊं, दिल्ली को छोड़ दें आप, और मल साहब इस बात को कंफर्म करेंगे, आप दूसरे राज्यों में आप जाएं, मैं यूपी की बात करता हूं यहाँ से, आप 302 जैसे घिनौने अपराध में आप 6 महीने में आपको बेल मिल जाती है और ट्रायल चलती है 20 साल। तो जो बाहुबली है, जो समाज को गलत रूप से इंप्रेस करना चाहता है, वो करता क्या, कहता है एक मर्डर कर दो, 6 महीने में बेल से बाहर आ गए और 20 साल अपनी दादागिरी के बूते पे पूरी स्टेट में आप राज्य करो। तो होना ये चाहिए कि नी जर्क रिएक्शन जो आप करते हैं, निर्भया है या कुछ है, नी जर्क रिएक्शन करने के जगह पे आप परमानेंटली इस प्रॉब्लम को फिट करिए। आपने निर्भया में फास्ट ट्रैक कर दिया, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में फास्ट ट्रैक कर दिया, किसी हाथरस में फास्ट ट्रैक, सेंगर के मामला जो था यूपी का मिनिस्टर का, उसका फास्ट ट्रैक हुआ दिल्ली में। तो जो आप गिन गिन के ऐसे मामले जो बहुत मीडिया हाईलाइटेड हो जाता है उसे फास्ट ट्रैक कर देते हैं। बट और सब मसले में जो 376 का केस है, रेप का है, महिला उत्पीड़न का केस है, उनको फास्ट ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो लोगों को ये मैसेज जाता है कि यहाँ मसला तो ऐसे ही है, आराम से घूमो जी। तो मेरा ये मानना है एज ए सिटीजन कि वो तमाम अपराध जो सोसाइटी के रूट्स को या कॉन्सेंस को शॉक करते हैं, उसे हिलाते हैं, उन तमाम मामलों में आपको परमानेंट फास्ट ट्रैक अदालतें स्टेब्लिश करनी चाहिए। तब कानून की इफेक्टिविटी और इसकी इफिकेशियस दिखेगी, वरना आप कोई अपराध कीजिए 20 साल तक आप घूमते फिरते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस पे न्यायपालिका को और सरकार को एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए। कानून तो आपने बना दिया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजेस नहीं है, आप हत्या नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ओवरलोड है, हाई कोर्ट ओवरलोड है, नीचे जजों की संख्याएं कम है। तो करते क्या है, चूंकि आप सारे रेप विक्टिम को फास्ट ट्रैक नहीं दे सकते, आप एक दो को बाकी का जो वर्ग है। अब दूसरी मैं इसका पहलू बताऊं, जब दूसरा रेप विक्टिम जिसकी केस फास्ट ट्रैक नहीं हुई है, जब वो धक्के खाती है 5 सालों तक और उसके जो परिवार और जानने वाले लोग हैं वो ये परसेप्शन लेते, देखो ये तो 6 साल से धक्के खा रही है, कोर्टों में न्याय मिला नहीं। ये डिस्करेज करता है उसके नोन लोगों को। अगर उसके साथ सिमिलर ऑफेंस हो जाए तो ये उसको मैसेज जाता है कि यार न्यायालय में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इस चीज को एज अ लॉयर मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है और ये बड़ी डिसहार्टनिंग चीज होती है समाज में। मैं अवेयरनेस के साथ साथ मैं एक बात कहूँ, सपोजिटली आप अवेयर हो गए, लॉ सब जानने लगे, अगर ये फियर समाज के लोगों को के दिमाग में नहीं जाती है कि जुडिशरी फास्ट है और आपने जो किया वो विद इन 2-3 ईयर्स आपको भुगतना पड़ेगा, अगर ये मैसेज देने में आप कामयाब नहीं होते हैं तो चाहे जितनी स्ट्रिंजेंट लॉ बना ले कुछ भी नहीं होगा। यही रीजन है, मैं आपको एक आंकड़े दे दूं, मैं क्रिमिनल लॉयर रहा हूँ, यही रीजन है। एक क्रिमिनल कहता है कि दिल्ली में हमें सुपारी किलिंग करना होता है तो 50 लाख भी कम है और यूपी में करना हो तो 2 लाख भी ज्यादा है। मैं आपको फर्स्ट हैंड ये बता रहा हूँ। मल साहब कहेंगे कि किस क्या स्थिति है। तो जहां पे जुडिशरी कंपैरेटिवली फास्ट है, स्ट्रिंजेंट है, वहां पे इस तरह के भी लोग खौफ खाते हैं। तो इस तरह से आपको इन सभी महिला के मामले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से स्टेब्लिश करने की जरूरत है। और ये अगर हो गया मैडम, ये अगर हो गया, अगर एक मोहल्ले में एक व्यक्ति महिला उत्पीड़न में उसे सजा मिलते दिख गई तो आप इस बात को मानेंगे, कम से कम उसे जितने लोग जानते हैं और जितनी फैमिलियां जानती हैं वो किस तरह का दुष्कर्म करने से 100 बार सोचेंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पहलू है न्यायपालिका की तरफ से और सरकार की तरफ से। जी धन्यवाद पंकज जी। अब हमने सब लास्ट क्वेश्चन हम
अपन धर्मेंद्र जी से पूछो, एक पर अपन विचार दही। धर्मेंद्र जी रउआ बहुत अच्छा व्याख्या कैनी हा, बहुत अच्छा विचार दिखनी है, बट एक सवाल बा रउआ से। पुलिस बा, प्रशासन बा, कानून बा आपन जगह पर, लेकिन इस समस्या के जड़ से खत्म करे का समाधान का बा? कैसे इसे जड़ से खत्म किया जाए, इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी एज ए समाज शास्त्री। जी मैडम, बड़ा अच्छा सवाल बा। देखिए, पहले तो सुरक्षा के डेफिनेशन का बा, सुरक्षा होला का। एक लाइन हिंदी में बोलब, बाकी सब भोजपुरी में बोलब। तो सुरक्षा एक वो मानसिक और सामाजिक व्यवस्था है वो मानसिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को एक विचार आता है कि उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो जब रुआ ये फील आने लगी कि रुआ के कोई क्षति नहीं पहुंचा सकत, ये विचार के ही सुरक्षा कहल जाला। हमारा मेरी 20 गो गनर रख दी, हमारा दिमाग में रखी कोई हमरा के मार दिए, मतलब हम असुरक्षित बानी। तो बेसिकली एक मानसिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हमारा ये विश्वास हो जाए कि हमारा कोई क्षति नहीं के पहुंचा सकत, एकरे के सुरक्षा कहल जाला। तो सुरक्षा परमानेंट ले आवे खातिर हम जन क्लास में पढ़ाईला वो तीन गो हमार प्राइम सुझाव रहेला। पहला कि क्लास 6 से लेके और 12वीं तक गर्ल्स खातिर मार्शल आर्ट कंपलसरी होके स्कूल में। जौन भी लड़की जूडो सीखतिया, कराटे सीखतिया, ताइक्वांडो सीखतिया, तो में बहुत सारा बेल्ट होला, व्हाइट बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। तो ओकरे के बीएड और जौन भी सब डिग्री होला मानल जाओ। और पहला बात तो कि निःशुल्क क्लास 6ठी से लेके और 12वीं तक मार्शल आर्ट कंपलसरी होके, जैसे कि कभी औरत या महिला बाहर निकलत आड़ी तो उनका दिमाग में ये विचार हमेशा रखे कि अरे हमको एक दो आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये जैसे ही एक दिन सुझाव देने, एक दिन क्लास में तो एगो यूपी के लड़का कहा था कि सर अगर ऐसा होगा तो फिर लड़का भी सीख लेगा जूडो कराटे। तो हम बोले यार देखो, लड़कों को लड़कियां छेड़ना ना पार्ट टाइम जॉब होता है। इतना प्रोफेशनल छेड़ू हमने आज तक नहीं देखा कि वो बचपन से ही मार्शल आर्ट इसलिए सीख रहा है कि वो आगे चल के लड़कियां छेड़ेगा। तो लड़कों में ये सामान्य भाव होता है कि वो मजबूत हैं, लड़कियां कमजोर हैं। तो सबसे पहले इससे ये बहुत, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टैब्लिश्ड व्यवस्था में ही हमने के खाली एगो कोई भी जॉन है जूडो कराटे, ऐसे महिला लोग एक तरह के प्रोफेशनली भी ली लोग, एक तरह के एगो बीएड के कोर्स मानल जाओ। और क्लास 6 से लेके 12वीं तक हर स्कूल में एक तरह के कंपलसरी रखल जाओ, नंबर 1। नंबर 2 बा कि जो महिला संपत्ति में जो पैतृक संपत्ति दिहल बा, अधिकार तो दिहल गेल बा, मैंडेटरी नहीं है। तो चाहे रुआ कोनो इंडस्ट्री, और पति चाहे बेटा कोनो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करता है, चाहे हम कोनो गवर्नमेंट जॉब खातिर करता नहीं, चाहे हम राष्ट्रीय रुआ एफिडेविट देवे के पड़ी कि रुआ अपना बेटी या बहन के संपत्ति में अधिकार दिले बानी कि ना, और अगर वो लोग माइनर बा तो कब के एडल्ट हुई, ओकरा के कौन वर्ष में रुआ दे दे, और ये जॉब मिल गई चाहे इलेक्शन कार्ड में आ गई तो रुआ ओकरा के ये एफिडेविट दे के और रुआ जमा करब। तो एकरा के मैंडेटरी करी। जब आदमी भी पैसा होला नो तो ओकरा कॉन्फिडेंस, मान ली कि कोई लड़की लड़तिया, ओकर घर वाला सपोर्ट नहीं करत तो कहाँ जाई, लेकिन ओकरा एक दिमाग में रही कि हमरा भी 10 लाख के, 5 लाख के, 20 लाख के संपत्ति बा, तो ये से ओकरा में लड़े के क्षमता आई। और तीसरका हम मल सर से कहे चाहे पुलिस रिफॉर्म्स के डीजी हैं कि हमारे को बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है जो हम अक्सर सेमिनार में कहिला कि डेमोक्रेसी में क्या बा, जनता शासक बा और जो पब्लिक सर्वेंट बा वो सर्वेंट है। ये दुनिया के एकमात्र डेमोक्रेसी है जहां शासक सर्वेंट के भिरी जाला, जबकि नियम का होगा चाहिए कि सर्वेंट जौन बा तो शासक भिरी जाओ। तो विक्टिम कहीं जाई ना, वो जहां चाहता वो ओकरा न्याय मिली। हम विक्टिम बानी, हम फोन कर देनी, हम 100 नंबर डायल कर देनी, अब हम कहीं ना जाए। हमरा के एक छोटा सा एग्जाम्पल के देहल चाह देने, कल हमारा भी पुलिस के चलाया बर्फाना पे अपने 3 सितंबर को गलत पार्किंग की थी, 500 रुपए के चलाना इलबा, और मैं लिखल बा कि अगर हुआ मतलब लगा था कि गलत बात है आके अपन रिपोर्ट पुट करी। अब हमारा भी इस समय बा कि 500 रुपए बचाव खाते हम पूरा दिन जाके अपन बर्फखाना भी रेतु करी, जबकि भइल का रहे
पार्किंग लाइट जला के और हम एगो यूरिनल देखनी, हम रुकनी, पार्किंग लाइट जलैनी, यूरिनेट कैनी और वापस आके चल गईनी। इतने में कोई पुलिस दूर से फोटो खींचलस, ओमे पार्किंग लाइट जल रहल बा, लेकिन है 500 रुपया बचावे खातिर हमरा अगर थाना जाए के पड़े तो हम ना जा सकब। तो विक्टिम कहीं ना जाए। अगर आइडियल डेमोक्रेसी खड़ा करे के बाद तो उ मैसेज कर देलस, कॉल कर देलस, एप्लीकेशन पे कर देलस, चाहे ओकर गवाही बा, चाहे ओकर टेस्टिमनी बा, चाहे विक्टिम जब जाए के जो कॉस्ट ऑफ जो जस्टिस बा इंडिया में वो इतना ज्यादा बा, इतना महंगा बा। हम रोके बताओ नहीं कि जब हम गुनाहगार नहीं खी, लेकिन हम 500 रुपया दिहल चाहब रादर देन अपन गुनाही पेश करब। तो पहला तो कि एकरा के डोमेस्टिक लेवल पर हम कहब कि महिला के एम्पावर कल जाओ, कंपल्सरी संपत्ति में अधिकार दिहल जाओ, कंपल्सरी रुआ कोनो भी मर्द, चाहे वो इलेक्शन लड़े जाता है, चाहे यूपीएससी के फॉर्म भरता है, चाहे मुखिया के उनका एक मैंडेटरी देवे के पड़ी कि संपत्ति दिहले। नंबर 1 देवे ही के भाई में कोनो चॉइस नहीं के कि हमार लड़की या बहन नहीं के मांगत। सेकंड यह बा कि ओकरा के फिजिकली हमने के ट्रेन करी जा। और तीसरा जन मल सर ज्यादा बेहतर समझो कि कोनो भी ऐसा 30 से लेके 50% तक रिजर्वेशन डिपेंड अपॉन द जॉब। जब एक थाना में 30-40% महिला हुई हैं, एक ऑफिस में 30-40% महिला हुई हैं, एक कॉलेज में 30-40% प्रोफेसर हुई हैं, एक स्कूल में 30-40% लड़की, तो जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होला नो, इहो बहुत एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देला। तो हमरा समझ से वुमेन रिजर्वेशन के बहुत स्ट्रांग करे के बा। जैसे बैंक लोन देता सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो हम एक मैंडेटरी करें कि 50% रुपया लोन बा, चाहे छोटा रोजगार खातिर चाहे बड़ा रोजगार खातिर, वो महिला के मिली। तो जितना ज्यादा हम महिला के घर से निकालब, संपत्ति के देके, कानून के अधिकार देके, कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देके, तभी जाके ये रुकी। खाली 20 साल में निर्भया के केस भइला 12 साल हो गए, 12 साल में एक आदमी के फांसी दे दे तो ना रुकी। एकरा के बहुत जड़ से लेवे के पड़ी। तो इनमें डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये 4 गो के एट ए टाइम जब हमने के लेके चलब जा, तब जाके बहुत जल्दी एक रिजल्ट आई। हमार समझ से शॉर्ट में हम अतने बल कहो। बहुत सही कहनी है धर्मेंद्र जी। जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ कि जो महिलाओं का रिजर्वेशन की बात किया, जैसे गुजरात में कुछ वर्षों पहले 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दिया गया है। तो पहले मैं बताऊं कि जब हम नौकरी में आए थे तो थानेदार कभी महिला नहीं दिखती थी, कभी भी नहीं, सब पुरुष हुआ करते थे। पिछले सालों में जब से 33% रिजर्वेशन शुरू हुआ और 2011 के साल में मैं वहाँ पे एकेडमी में था, और 33% महिलाएं जब भर्ती हुई, करीब 250 लोग सब इंस्पेक्टर्स का भर्ती हुआ, 250-250, उसमें से 70 महिलाएं थी। तो आप पाइएगा कि आप गुजरात के कोई भी जिलों में जाइए, बहुत ही अक्सर ऐसा होगा कि वहाँ की थानेदार जो है वो महिला होगी। और इससे निश्चित रूप से जो है इससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि एक महिला थानेदार है तो कोई भी महिला जाके कंप्लेंट करने में, मिलने में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेगी। और दूसरा कि जो डिलीवरी ऑफ पुलिस सर्विस टू द सिटीजन एट देयर डोर स्टेप वाली बात है, ये एक कंटिन्यूअस थीम हमारा होना चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी में हम सर्विसेज पहुंचा सकें। बहुत सारी चीजें हुई, जैसे पासपोर्ट का, इट हैज बीन अ रिवॉल्यूशन। पुलिस यस, आई एग्री विथ यू, इवन इन बैंगलोर। हाँ, तो आप देखेंगे कि पहले महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों लग जाते थे। अब एक तरीके से पूरे देश में कंपटीशन जैसा है कि कौन सा स्टेट पहले कर लेता है। तो वी हैव ब्रॉट डाउन कि ये जो पुलिस कोई 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 8 दिन, इस तरीके से। और उसमें वही हुआ है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, और पुलिस जो है आपके घर पे जाएगा, आपका वहीं पे फोटोग्राफ लेगा, सारा जो प्रोसेस होता है। अगेन दिस इज द बिगनिंग। और ये पूरी तरीके से जो विक्टिम को कानून का जो कानूनी प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया का जो सलूशन है विक्टिम को देने के लिए, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल से हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा। जी, बहुत सही कहानी है विनोद सर। और एक चीज धर्मेंद्र जी के बहुत सही लागल, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के जो बात कैले बार, बहुत सही। हमारे पास लास्ट पॉइंट बा जी, एकरा के कुरियर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहिला। ये कुरियर वाला जेकरा 5000 रुपया मिलेला, वो टाइम पे लेटर उठा के टाइम पे पहुंचा देता रहा घरे। हमने के मिनिमम गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी हो 25,000 से कम ना पावेला। तो कुरियर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप करे के पड़ी कि जनता कहीं ना जाए। हमने के ये व्यवस्था बनाई जाए, चाहे से पासपोर्ट में होता, हर चीज में
हमरा कहीं ना जाए के पड़ी, तो हमरा के बता दो, हम तारे के भी आके सब काम करके तारा भी रिपोर्ट कर दे। एकरा के हम कुरियर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नाम देले बानी। तो जैसे कुरियर का लेटर घर से ले जाके और वह घरे पहुंचा देता, वैसे ही चाहे न्याय बा चाहे विकास बा, सब चीज हम दरवाजे से ही उठाई बा, दरवाजे पे पहुंचाई। ये जब हम मॉडल, ये हमारे को ड्रीम है इंडिया के डेमोक्रेसी के, जो हम सबसे शेयर कर चाहता नहीं। थैंक यू। बहुत सही कहनी है धर्मेंद्र जी। जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन होई उतना ज्यादा क्राइम और भ्रष्टाचार कम हुई, इनमें कोनो शक के बात नहीं है। तो अब हम चलब दोसर पड़ाव पर। पहले तो इतना अच्छा परिचर्चा में इसे लागते नहीं थे, टाइम कैसे गुजर गई। पंकज जी और विनोद सर के आग्रह करब कि अब हमार समय आ गई बा पिंक अवार्ड के घोषणा खातिर। तो सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा बा। तो सबसे पहले हम आग्रह करब विनोद सर से कि पिंक अवार्ड के पहल घोषणा करी। धन्यवाद रंजना जी। बहुत एक गौरव की बात है और खुशी की बात है कि ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है कि भोजपुरी का लोकगीत, भोजपुरी संस्कृति और लोकगीत में पुरस्कार दिए का ये फोरम की तरफ से शुरुआत भइल बा। काहे से भोजपुरी एक हमार संस्कृति बा और गौरव कैले का एक बहुत सशक्त माध्यम होला कि अब संस्कृत गीत संगीत के कौने तरीके से हमन का रिस्पेक्ट करीला, कौने तरीके से सेलिब्रेट करीला। तो हम पहला हमके बहुत गौरव का बात बा कि पहला हम पुरस्कार घोषित करे जात बानी। पहला पुरस्कार भोजपुरी लोकगीत गायन में बा, पिंक अवार्ड नाम बा, पिंक अवार्ड। और एकर प्राप्त करे वाला बाड़ी अखौदी अर्चना। बहुत बहुत बधाई अखौदी अर्चना जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने हम सबको गौरवशाली बनाया है, पूरे भोजपुरी समाज के आप गौरवशाली बनौले बानी और हमारी संस्कृत खातिर आप गौरव बानी। और भविष्य में यही तरीके से भोजपुरी संगीत और संस्कृत के विकास खातिर आपका योगदान सबके भोजपुरी समाज के पूरा देश के मिलत रहे, ये शुभकामना हमारी तरफ से और भोजपुरी 16 मिलियंस की तरफ से आपके हमार शुभकामना बा। सर, ये हमरी सबके लिए भी बहुत गौरव के बात बा कि रवा के हाथ से अनाउंसमेंट होता। बहुत बहुत बधाई अखौरी अर्चना के। और साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में हम चाह पंकज जी रवा अनाउंसमेंट करें। बीच वरिष्ठ हैं मल साहब ही, उनको ही ये सम्मान के लिए। अरे ऐसी क्या बात है? करें वो बच्चों को अच्छा लगेगा, करें उसको। चलिए, धन्यवाद पंकज जी। मुझे गौरव है कि हमारे बच्चे टैलेंटेड, इतने प्रतिभाशाली बच्चे जिनको हमें सम्मान करने का अवसर मिल रहा है। और खास करके भोजपुरी खातिर जौन भावना बा, भोजपुरी जौन हमन का आत्मा बा और एकरी विकास खातिर और एक चेतना का शुरुआत भइल बा ये माध्यम से। दूसर का पुरस्कार जौन बाटे भोजपुरी लेखन और संस्कृत खातिर पुरस्कार बा। कहाँ से भोजपुरी में लिखले का परंपरा बहुत थोड़ी कम बा और एकर जौन शुरुआत और एक मजबूत कैले का जौन प्रयास ये फोरम की तरफ से भइल बा। और ये जे लिखे वाला बा लेखक लोग बा, भोजपुरी का लेखक लेखिका, ये लोगों ने सम्मान कैले का जौन परंपरा शुरू भइल बा, वो एक बहुत लंबा एक भविष्य की तरफ, एक बहुत सुंदर भविष्य की तरफ दिशा दिखावत बा। तो हम के गौरव बाटे कि ये जे भोजपुरी लेखन और संस्कृत का जौन पुरस्कार बाटे वो हम घोषणा करी। एकर पुरस्कार जात बाटे नेहा M.K. त्रिपाठी जी के जात बा। नेहा जी, आपके बहुत बहुत बधाई। आपके हम ये पेज पर बहुत सक्रिय देखले बानी, आप लिखत रहिला और आपका जौन सहयोग सहकार पार्टिसिपेशन ये फोरम में बाटे और आपका जौन लेखन बाटे, ये लेखन भविष्य में बढ़त रहे, विकसित होत रहे और हमन के ओकर लाभ मिलत रहे, ये शुभकामना साथे हमारी तरफ से आपके बधाई और भोजपुरी 16 मिलियन की तरफ से आपके बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धर्मेंद्र जी कुछ अवार्ड बनल बा, ओकरा के चित्रकला समिति के अध्यक्ष है शायद आभा भारती जी, शायद अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है। ये पूरा एक कंसेप्ट अपना हाथ से ले वाली जेकरा में वुमेन
कमेंट बा तो आभा भारती जी के भी पूरा ये 12,500 लोग के तरफ से फिर से धन्यवाद दिहल चाहता नहीं कि वो इतना मेहनत से ये अवार्ड बने नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा एम के त्रिपाठी और अखौरी अर्चना जी के। थैंक यू जी, बिल्कुल सही करनी है। आभा भी उतने हकदार बारी। और अब ई जे हमार प्रोग्राम होइला महिला समिति की ओर से थर्सडे के, वो दिन हम एकर रिलीज करब। आज अनाउंसमेंट हो गई बा। और दोनों आदमी के, दोनों महिला के, एम के त्रिपाठी और अर्चना अखौरी जी के बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इतना सुंदर प्रस्तुति और इतना ऐसे ही लिखते रहें और हमनी सबके मार्गदर्शन करते रहें, यह हमार उम्मीद बा से। आज के परिचर्चा खत्म करे के समय आ गए है। उम्मीद और पूर्ण विश्वास बा कि आज के खास परिचर्चा में रउआ सब लाभान्वित होइल हो। ई के साथ हम अपन मंच भोजपुरी द सोल ऑफ मिलियंस की ओर से सभी पैनलिस्ट के सादर धन्यवाद और आभार व्यक्त करे के चाहब जे अपन कीमती वक्त निकाल के इस चर्चा में शामिल होनी। जाते जाते 2 लाइन कहे के चाहब। इतना अच्छा परिचर्चा के बाद हमरा कहे के कुछ ना बचल है, बट एक महिला होए के नाते हमरा अंदर भी बहुत सारे विचार बा। तो यह कहब 2 लाइन में कि नहीं चाहिए मुझे स्त्री होने का सम्मान, नहीं चाहिए मुझे स्त्री होने का सम्मान, मैं मनुष्य हूँ, मुझे मनुष्य ही समझा जाए। यह के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करतानी। सब लोगन के नमस्कार, धन्यवाद हमरा साथ जुड़े खातिर। नमस्कार।